एपिसोड 1। मुंबई, रात का वक्त, रात के करीब 10 बजे। मुंबई की सुनसान सड़कों में एक लड़की भाग रही थी, जिसकी आंखों से बेताबिहास आंसू बह रहे थे। वो बार बार मुड़ कर पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस लड़की ने पिंक कलर की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी, जिसके बिखरे हुए बालों में चोट और कोमल गालों पर थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। उस लड़की की उम्र कुछ 17-18 साल के आसपास होगी। वो बस सुध सी भाग रही थी। भागते भागते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रही थी, मानो उसे किसी का डर हो। उस लड़की के सिर में दर्द भी हो रहा था, जहां उसे चोट हुई थी। उसका सिर अब चकराने लगता है और आंखें धुंधली होने लगती है। वो तब भी अपने लड़खड़ाए पैरों से आगे की ओर भाग रही है। उसी समय एक कार उसकी ओर तेज रफ्तार से आ रही है। उस लड़की को अपनी अधखुली आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वो कार के आगे आ जाती है। अचानक किसी के कार के आगे यूं आने से कार में बैठा ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे वह लड़की कार के बोनट में गिर जाती है और अपनी अधखुली आंखों से कार के अंदर बैठे लोगों को उम्मीद से देखने लगती है, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। कार में एक 2425 साल का लड़का ड्राइव कर रहा था, जिसका गोरा रंग और काली आंखें ठीक ठाक दिख रही थी। उसकी आंखों में एक डर छुपा हुआ था। ड्राइवर सीट में बैठा लड़का अपनी डरी हुई आंखों से कार के रियर व्यू मिरर से बैक सीट में बैठे इंसान को देख रहा था, जो सामने उसी लड़की को देख रहा था। दूध सा गोरा रंग, नीली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, लंबे बाल जो हल्के घुंघराले थे, और होठों के नीचे छोटा सा तिल उस लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उस लड़की की नजरें भी उसी लड़के में थी, लेकिन तब उस लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं और वह नीचे सड़क पर गिर जाती है। गिरती लड़की को देख बैक सीट में बैठा लड़का त्वरित कार से बाहर निकलकर उसके पास आता है। वो लड़का हैंडसम और आकर्षक दिख रहा था। हल्के ब्राउन बाल, जेल से सेट हुए, ग्रे आंखें, हल्की लंबी सीधी नाक, पतले होंठ, हल्की हल्की दाढ़ी के साथ उसका शार्प और टोन जॉलाइन उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उम्र करीब 26-27 साल की होगी। हाइट लगभग 6 फीट 3 इंच, एब्स से भरा हुआ शरीर और हाथों में उभरी हुई वेंस। यह व्यक्ति एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और अंडरवर्ल्ड का किंग है, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। कोई भी इसके सामने अपनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, और अगर कोई कोशिश करता है तो वह दुनिया से ही गायब हो जाता है। उसे उन लोगों से नफरत है जो उसकी बातें नहीं मानते हैं, और इसे धोखा और धोखेबाजों से कड़ा नफरत है। मोक्ष लड़की के पास आकर उसके चेहरे से उसके बालों को हटाता है, जो उसके गिरने से उसके चेहरे में आ गए थे। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाकर वो कुछ पलों तक उसे देखता रहता है। मोक्ष को वो बहुत ही मासूम लगती है। वो उसके गालों में हाथ रखता है तो उसे उसके गालों में थप्पड़ के निशान दिखते हैं। उसके गले में हाथों में खरोंचने के निशान थे। सिर में जहां चोट लगी थी, वहां से अब बहुत खून बह रहा था। उसे उसकी ये हालत देखकर अपने दिल में एक टीस सी उठती है। मोक्ष जल्दी से उससे अपनी बाहों में उठा के कार के अंदर बैठ जाता है और उस लड़की को अपनी गोद में लिए उसका सिर अपने सीने से लगा के उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। कार के ड्राइवर सीट में बैठा शख्स अपने बॉस को ऐसा देखकर शॉक था। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो तो यही सोच रहा होता है कि आज तक उसके जिस बॉस ने लड़कियों तक को आंख उठा के देखना तो दूर, अपने पास सामने देखना बर्दाश्त नहीं होता है, आज उसका वही बॉस किसी लड़की को अपने गोद में बैठाए हुए है, साथ ही कितने प्यार से उसके सिर को भी सहलाए जा रहे हैं। जब मोक्ष को कई देर तक कार स्टार्ट होते हुए नहीं देखता है, तो वह घूरकर ड्राइवर सीट में बैठे शख्स को देखता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, केविन। ड्राइवर सीट में बैठा शख्स, जिसका नाम केविन था, वो अपने बॉस की कड़क आवाज सुनकर हड़बड़ा कर कहता है, सर, बॉस। फिर अपना सिर न में हिलाकर यस बॉस कहता है। मोक्ष उसको हड़बड़ाता देख अपने आंखों की छोटी छोटी करते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम्हारा सोचना हो गया हो तो हॉस्पिटल चलो। मोक्ष की बात सुनकर केविन यस बॉस बोलकर कार स्टार्ट करता है और जल्दी से कार को हॉस्पिटल की तरफ भागा देता है। उसे डर था कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने पर उसके बॉस उसे यहीं जिंदा ना दफना दे। हॉस्पिटल। मोक्ष की कार हॉस्पिटल के सामने रोकती है जब वह अपने सीने से लगी लड़की को एक नजर देखता है, जिसका चेहरा अब पीला पड़ा चुका है। केविन कार से उतरते ही तुरंत बैक सीट का डोर ओपन करता है और मोक्ष बड़े आराम से उस लड़की को अपनी गोद में लिए ही कार से बाहर आता है और अपने बड़े बड़े कदमों से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जब वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोग चौंक जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को घूर रहे हैं। लेकिन मोक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी बाहों में लिए उस लड़की को, जो मोक्ष के बाहों में किसी छोटे बच्चे के जैसे दिख रही थी, उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मोक्ष उसे लेकर सीधा किसी के कैबिन में आता है, जहां उसी का उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है, जो दिखने में काफी सुंदर है। उसकी ब्राउन आइज में चश्मा लगा हुआ है और परफेक्ट बॉडी है। उसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ है। जब उसने अपने कैबिन का दरवाजा बिना नॉक किए खोला तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह अपनी जलती आंखों से डोर की तरफ देख चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ देखा तो वो चौंक जाता है और जल्दी से अपनी चेयर से उठता है। मोक्ष को खुद को ऐसे घूरते देख लड़का अपने दांतों को चमकाता है और कहता है,
सॉरी यार, मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल का स्टॉप है। चल छोड़, तू ये बता आज मेरी याद कैसे आ गई। मोक्ष उसकी बात सुन अपने दांत पीसते हुए कहता है, मान सहगल, तुम्हारे कैबिन में ऐसे कौन आ सकता है? तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं। ये है मान सहगल, मोक्ष का बचपन का दोस्त है और अंडरवर्ल्ड में किंग का राइट हैंड। ये जितने खुशमिजाज यहाँ रहते हैं उतने ही खतरनाक और क्रूल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहते हैं। ये यहाँ जैसे लोगों की जान बचाते हैं, वहीं ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही बेरहमी से लोगों की जान लेते हैं। मोक्ष की बात सुन मान जल्दी से अपना सिर न में हिला देता है। वो आगे कुछ और कहता, उसकी नजर मोक्ष के बाहों में छिपी लड़की को देखता है जो उसकी बाहों में बेहोश थी और उसका मासूम चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रहा है। मान हैरान नजरों से मोक्ष को पूछता है, ये कौन है और इसे हुआ क्या है, जिससे मोक्ष एक नजर उस लड़की पर डालता है। फिर मान को देख कहता है, चेक दिस फर्स्ट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। उसकी बात सुन मान उससे देख, हाँ, मैं अपना सिर हिला देता है और उसे लेटाने को बोलता है। मोक्ष भी उससे वहीं पास के स्टेयर में लिटा देता है तो मान उससे चेक करने लगता है। ये हॉस्पिटल मान का था जो पूरे शहर का सबसे फेमस हॉस्पिटल में से एक था। मान जब उससे चेक कर रहा था तो उसका चेहरा काफी सीरियस दिख रहा था। मोक्ष उससे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन मान कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर चेकअप करने के बाद वो उसके सारे चोटों की ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद मोक्ष मान को देखने लगता है और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। लेकिन मान को कुछ न बोलता देख वो गुस्से में चिल्ला कहता है, आंसर मी डैम, व्हाट हैपेंड? उसकी बात सुन मोक्ष की आंखों से खून उतरने लगता है और हाथों की नसें दिखने लगती हैं। वो अपनी लाल आंखों से मान के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, क्या बकवास कर रहा है? मान मोक्ष को इतने गुस्से में देख उससे अपनी कॉलर छोड़ाते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और अभी मैंने बोला ना मैं श्योर नहीं हूँ, जब तक उसके टेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? एक मिनट, कहीं तुझे उससे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? अपनी शरारती नजरों से देखते हुए कहता है। उसकी बात सुन मोक्ष उससे अपनी नजरें फेर कहता है, व्हाट रैबाइज, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। मोक्ष की बात सुन मान कहता है, ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो और क्या कहा तुमने? छोटी है, आजकल एज मैटर नहीं करती है, तुझे पता है, बस प्यार। मान आगे कुछ और कहता उससे पहले ही मोक्ष गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना मुझे इसकी परवाह है, वो बस ये मेरी कार में टकरा गई थी और इसे मदद की जरूरत थी, मैंने बस इंसानियत दिखाई है, दैट्स इट। नहीं, मैं इस प्यार व्यार को मानता हूँ, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, आई जस्ट हेट लव। क्या कहा तुमने? इंसानियत? और फिर एक फीकी हंसी हंसकर, हाँ हाँ, द मोक्ष खुराना ने इंसानियत दिखाई है जिसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो द मोक्ष खुराना इंसानियत की बात कर रहा है। और क्या कहा? तुम्हें प्यार से नफरत है? किसे क्या पता कल को तुम्हें किसी से शिद्दत वाला प्यार हो जाए जो तुम्हारी रूह में बस जाए, जिसके लिए तुम खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। और थोड़ा मजाक करते हुए, वो क्या है ना मेरे दोस्त, ये प्यार है एक रोग, बुरा ना भूख लगे ना प्यास। उसकी बात सुन मोक्ष गुस्से से तमतमाने लगता है, उसके हाथों और सिर की नसें गुस्से में साफ दिखने लगती है। मान उसके गुस्से को देख एक पल के लिए डर जाता है और कुछ देर रुककर उसके पास आ उसके कंधे में हाथ रख उससे शांत कराते हुए कहता, रिलैक्स यार, तुम गुस्से में इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी, तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मोक्ष मान के हाथ को अपने कंधे से झटकर उसे अपनी लाल आंखों से देख कहता है, दोबारा कभी अपने जुबान से उसका जिक्र भी मत करना, मैं उससे ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मोक्ष की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, मानो किसी को उस आग में जलाने का इरादा हो। मोक्ष अब उसकी बिना कोई बात सुने एक नजर उस लड़की पर डाल मान के कैबिन से बाहर निकल जाता है। मान मोक्ष को जाता देख खुद से कहता है, तुमने मेरे हंसते मुस्कुराते दोस्त को क्या से क्या बना दिया। अब उसकी आंखें लाल थी, वह अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार पता चल जाए तुम कहाँ छुपी हो, तुम्हारी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी, मेरा नाम भी मान सहगल नहीं। फिर एक नजर स्टीयर में लेती लड़की को देखकर, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मेरा दोस्त इतना फिक्रमंद हुआ है, तुम्हें देख मुझे एक उम्मीद दिखी है, शायद मुझे मेरा पहले वाला दोस्त वापस मिल जाएगा। इतना कह वो एक लंबी सांस छोड़ वो भी अब कैबिन से बाहर आ जाता है क्योंकि उससे उस लड़की के सारे टेस्ट करवाने थे। मोक्ष मान के कैबिन से निकल के सीधा हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है और अपने कार के पास टेक लगा के सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेने लगता है। उसका एक हाथ उसकी पैंट की जेब में रखा हुआ था। वो सिगरेट के कस लेते हुए अपने बगल में खड़े केविन को देखता है जो उसे ही अपनी अजीब नजरों से देख रहा था। मोक्ष उसे देख अपनी एक आईब्रो उठा देता है और उसे घूरने लगता है। केविन मोक्ष को ऐसे खुद को घूरता देख अपने दांत चमका देता है, जिसे देख मोक्ष उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है, उसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड हायर कर दो, फिर कुछ देर रुक के पता लगाओ कि वो उस सुनसान रोड में क्या कर रही थी, किससे भाग रही थी। इतना कह वो पीछे मोड़ कार में जाने लगता है। अभी वो 2 कदम ही चला था, फिर रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेस्क पर मिल जानी चाहिए। इतना कह वो कार के अंदर बैठ जाता है और केविन यस बॉस बोल वो भी उसके पीछे ड्राइवर साइड सीट में आ जाता था। केविन मोक्ष का असिस्टेंट है
और दोस्त भी। 1 घंटे बाद मोक्ष की कार एक बहुत बड़े विला के बाहर आके रुकती है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में खुराना पैलेस लिखा हुआ था और एक बड़ा सा गार्डन था जिसके बीच में रॉयल वाटर फाउंटेन था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मोक्ष कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ जाता और केविन को भी वहीं रुकने बोलता है क्योंकि अब तक रात 2 बज चुके थे। मोक्ष घर के अंदर मेन हॉल में आता है तो देखता है चारों तरफ अंधेरा था। वो अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी में कदम रखा तो पूरे हॉल की लाइट ओपन हो जाती है जिसे देख वो अपने कदम रोक लेता है और अपनी आंखें कस के बंद कर देता है। वो अपनी बंद आंखों को खोल बिना पीछे मुड़े ही कहता है, मॉम मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप मेरा वेट मत किया करें। फिर पीछे पलट के देखता है तो उसके सामने एक 4748 साल की औरत खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी उम्र इतनी होगी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो 3435 साल की हो। उन्होंने अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखा था। ये और कोई नहीं मोक्ष की मां निहारिका खुराना थी जो बहुत ही सुंदर थी। जितनी ये सुंदर थी उतना ही इनका दिल भी सुंदर था। इन्हें अपने बड़े बेटे की बहुत फिक्र रहती है, आज भी उसके फिक्र में उसका इंतजार कर रही थी। मोक्ष उन्हें देख आगे कहता है, मॉम डॉक्टर ने आपको टाइम से सोने को और ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है न, तो आप सुनती क्यों नहीं है। मोक्ष की बात सुन निहारिका जी उसका हाथ पकड़ के कहती है, बेटा अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो ले आना मेरे लिए बहू, उसके बाद मैं नहीं करूंगी तेरी चिंता, ना ही देर रात तक तेरा इंतजार करूंगी। अपनी मां की बात सुन मोक्ष का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो निहारिका जी से अपना हाथ छोड़ा के कहता है, मॉम मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, मुझे नहीं करनी शादी और आप मेरी फिक्र मत किया करें। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। निहारिका जी भी अब गुस्सा में कहती है, तू क्यों नहीं करना चाहता है शादी उस धोखेबाज अंजलि की वजह से। बेटा तू समझता क्यों नहीं है, मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे। अब तो मुझे कभी कभी लगता है तेरी शादी देखने से पहले मैं कहीं मर ना जाऊं। मॉम, मोक्ष चिल्ला के कहता है, जिससे सुन निहारिका जी एक पल के लिए डर जाती है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मोक्ष अपनी मां की आंखों में आंसू देख अपनी आंखें बंद कर देता है और उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है जिससे उसके हाथों की नसें तन जाती है। आज पहली बार था जब मोक्ष अपनी मां के ऊपर ऐसे चिल्लाया होगा, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। अपनी मां के मुंह से मारने की बात सुन उससे गुस्सा आ गया। अब आता भी क्यों नहीं, वो अपनी मां से प्यार ही जो इतना करता था। मोक्ष अपनी आंखें खोल अपनी मॉम को देखता है और उन्हें गले लगा लेता है तो उसकी मां भी उससे गले लगा लेती है। उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अब भाई उनका भी मां का दिल था। अपने बच्चे को इतनी दुख तकलीफ में देख किसी भी मां को अच्छा नहीं लगता, उनको भी तकलीफ होती है। मोक्ष निहारिका जी से दूर होकर उनके गालों में हाथ रख कहता है, प्लीज मॉम आप प्रॉमिस कीजिए आज के बाद आप अपनी जुबान से ये मरने की बात दोबारा नहीं करेगी। निहारिका जी उसकी बात सुन कहती है, ठीक है नहीं लाऊंगी, पर तू भी शादी के लिए मान जा। अपनी मां की बात सुन कियान बात को पलटते हुए कहता है, मॉम हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप जाइए और आराम कीजिए वरना मिस्टर खुराना को जलन होने लगेगी कि आप उनसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है। मोक्ष की बात सुन निहारिका जी समझ जाती है कि वो अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। निहारिका जी को अब मन ही मन मोक्ष के लिए चिंता होने लगती है क्योंकि उनको मोक्ष के अतीत के बारे में पता था, जिसके कारण उन्होंने अपने उस मोक्ष को खो दिया जो हमेशा हंस मुस्कुराता रहता था। उस एक धोखे के कारण उनका बेटा प्यार शादी जैसे रिश्तों से भरोसा उठा गया, बस एक गुस्सैल एरोगेंट हार्टलेस बन के रह गया। मोक्ष अपनी मां को सोने के लिए कहता है तो निहारिका जी भी हाँ में सिर हिला देती है, फिर रुक कर कहती है, तुमने खाना खाया है। मोक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है तो निहारिका जी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। निहारिका जी के जाने के बाद मोक्ष की आंखें डार्क हो जाते हैं और हाथों की नसें दिखने लगती। अब वो मोक्ष नहीं लग रहा था जो अभी अपने मां के सामने था, अभी वो अलग ही लग रहा था। अगर कोई उसे ऐसा देख लेता तो डर से मर ही जाता। मोक्ष अब अपने कमरे में आ जाता है और अपना कोट सोफे में फेंक सीधा वॉशरूम में आके सवार के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। सवार का ठंडा पानी मोक्ष के ऊपर गिर रहा था कि तभी उसको अपनी आंखों से सामने उसी लड़की का चेहरा देखने लगता है। उसकी आंखें जिनमें उसने दर्द देखा था, उसके वो पतले गुलाबी होठ, उसका दूध जैसा गोरा चेहरा, उसके वो कोमल से चेहरे में वो चोटों के निशान देख मोक्ष एक झटके में अपनी आंखें खोल देता है। उसे पता नहीं क्यों पर उसके जख्मों को देख अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था और यह क्यों था वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने सिर को झटक देता है और बाथरोब पहन के वॉशरूम से बाहर आ जाता है। मोक्ष बाथरूम से बाहर आ अपने बालों को टॉवल से सुखा के टॉवल को सोफे में फेक क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष का कमरा बहुत बड़ा था, बहुत ही लग्जूरियस था, जहां बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और एक बड़ा सोफा, उसके आगे टी टेबल थी। उसी कमरे के एक साइड में एक बहुत बड़ा वार्डरोब था जिसमें मोक्ष के कपड़े, शूज और कुछ जरूरी सामान था। उसी कमरे के राइट साइड से अटैच एक स्टडी रूम भी था जो मोक्ष का अपना पसंद था। कुछ ही देर में मोक्ष चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके वापस रूम में आता है। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट लोवर पहना हुआ था। मोक्ष अब अपने बेड में आके सीधा लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। आज के पूरे दिन भर की थकान से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। अगली सुबह के 5 बजे मोक्ष हमेशा की तरह अपने टाइम में उठ जाता है और फ्रेश हो अपने जिम की तरफ बढ़ जाता है जो उसने अपने फ्लो के ऊपर वाले फ्लो में ही बनाया हुआ था।
करीब 1 घंटे बाद मोक्ष अपने जिम से वापस रूम में आ जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी स्वेट के कारण ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ उभर के दिख रही थी। मोक्ष टॉवल से अपने पसीने को पोंछता हुआ रूम में आता है और वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन मोक्ष जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगता है। मोक्ष फोन की आवाज से पीछे पलटता है और बेड की तरफ आके अपना फोन देखता है जिसमें मान नाम शो हो रहा था। मोक्ष बिना देरी के फोन रिसीव करता है और दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगता है, लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुन रहा होता है उसका चेहरा भी डार्क हो रहा था। कुछ देर में मोक्ष बस इतना कहता है आई एम कमिंग और फोन कट कर देता है। इस वक्त उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। मोक्ष कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ आ जाता है। करीब आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वॉशरूम से मोक्ष अपने चेहरे में बिना कोई भाव लिए अपने बॉडी में सिर्फ एक टॉवल लपेटे हुए बाहर निकलता है। इस वक्त उसने अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके बालों से गिरता हुए पानी की बूंदें उसके चेस्ट से होकर उसके 8 पैक एबीएस में गिर रही थी। इस वक्त अगर कोई उसे ऐसा देखता तो पक्का उसके प्यार में डूबी जाता। मोक्ष अपने एक हाथ में टॉवल ले अपने गीले बालों को सूखते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाता है और आईने के सामने खड़े हो खुद को देख अपने बालों को साफ करने लगता है। जब मोक्ष के बाल सूख जाते हैं तो वह वार्डरोब खोल अपने लिए कपड़े निकाल चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में मोक्ष चेंजिंग रूम से तैयार होकर अपने 3 पीस सूट पहन बाहर निकलता है। इस वक्त मोक्ष ने और ड्रेसिंग के सामने अपने बालों को सेट करने लगता है। कुछ ही देर में मोक्ष अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मोक्ष अपना फोन उठा अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो कॉरिडोर से होते हुए स्टेयर्स से उतरकर नीचे मेन हॉल में आता है, जहां उसे अपनी मां और उनके साथ एक करीब 5354 साल का एक आदमी बैठा हुआ दिखता है, जो दिखने में थोड़ा बहुत मोक्ष के जैसे लग रहे थे, या ये कह सकते हैं मोक्ष इनके जैसा दिखता था। ये शख्स थे राज खुराना। ये मोक्ष खुराना के पापा थे। मोक्ष उनको देख एक गहरी सांस लेकर उनकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर अपने पापा को देख कहता है अपने आर्यन को वापस इंडिया क्यों बुलाया है। मोक्ष की बात सुन राज जी उसे कहते हैं क्योंकि अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और उसका वहां अकेले मन नहीं लग रहा है। राज जी की बात सुन मोक्ष उनसे कहता है उससे यहाँ आना है क्योंकि उसे वहां मौज मस्ती करने को नहीं मिलता, उसे तो यहाँ बस घूमने फिरने को चाहिए। अगर आपने उससे बुला ही दिया है तो उसे कह देना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बहुत काम होता है तो कल से ऑफिस आ जाना। मोक्ष की बात सुन राज जी कहते हैं अरे बेटा आज रात को पहुंचेगा वो और तुम उसे कल ऑफिस आने को कह रहे हो, उसे एक हफ्ता तो थोड़ा रेस्ट करने दो फिर आ जाएगा वो भी ऑफिस। अपने पापा की बात सुन मोक्ष उन्हें घूर के देखने लगता है, जिसे देख राज जी उसे बना लेते हैं और मन में कहते हैं एकदू खडूस खुद तो मशीन है, मेरे बेटे को भी बनाएगा। अब हुम मोक्ष उन्हें देख नागवारी से अपना सिर हिला देता है। आप लोगों को बता दे मोक्ष दिखता है बस अपने पापा जैसा, पर वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज जी बहुत ही हंसमुख रहने वाले इंसान है। कभी कभी तो उन्हें भी खुद समझ नहीं आता कि मोक्ष इतना खडूस और एकदू क्यों है, क्योंकि वो खुद को और अपनी वाइफ को बहुत ही स्वीट और सुंदर मानते थे। हॉस्पिटल। मोक्ष प्लेस से निकलकर बाहर आता है और अपनी कार में बैठ सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मोक्ष मान के हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे केविन बाहर खड़ा ही मिल जाता है। केविन मोक्ष को ग्रीट करता है। मोक्ष एक नजर केविन को देखता है और अपना सिर हिला देता है और हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। केविन भी मोक्ष के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। मोक्ष केविन हॉस्पिटल के अंदर आ लिफ्ट में आ जाते हैं। केविन मोक्ष को देख कहता है सर उसका नाम सुहानी है और वो एक अनाथ है जो ऑर्फनेज होम में रहती है और इनकी उम्र 17 साल की है। उन्होंने हाल ही में 12th पास किया है। इतना बोल केविन चुप हो जाता है तो मोक्ष घूर के उसकी तरफ देखने लगता है, जिस देख केविन आगे कहता है सर उस दिन उनके पीछे गुरु भाई के आदमी पड़े हुए थे, क्योंकि सुहानी ने उनके भाई को मारा था, जिसके कारण वो उनको ढूंढ रहे हैं। इतना बोल वो कियान को देखने लगता है जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है यू मस्ट नेवर हियर हिज नेम अगेन। केविन मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है तो मोक्ष उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं है। केविन जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेता है और अपनी धीमी आवाज में कहता है डू खडूस जब देखो घूरता रहता है जैसे खा जाएगा हुन, और अपना मुंह बना लेता है। मोक्ष उसको घूर के देखता है और अपनी कठोर आवाज में कहता है सुनाई देता है मुझे। केविन उसकी बात सुन जल्दी से अपने दांत चमका देता है। लिफ्ट का डोर ओपन होता है। मोक्ष उसे इग्नोर कर लिफ्ट से बाहर निकलकर मान के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। केविन भी अपना मुंह बना के उसके पीछे आ जाता है। मान का कैबिन। मोक्ष सीधा मान के कैबिन के अंदर आता है, जहां मान कोई फाइल रीड कर रहा होता है और उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही सीरियस था। मोक्ष मान के कैबिन में उसके के सामने वाली चेयर में बैठ जाता है। उसके पीछे केविन भी आ जाता है और मान को देख कहता है तू इतना सीरियस होके क्या पढ़ रहा है। केविन की बात सुन मोक्ष मान के टेबल से पेपरवेट को घुमाते हुए मान को देखने लगता है। मान केविन की बात सुन मोक्ष और केविन की तरफ देख के कहता है तुम लोग कब आए। दरअसल मान फाइल पढ़ने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि मोक्ष केविन कब उसके कैबिन में आ गए। मान की बात सुन केविन मोक्ष के बगल वाली चेयर खींच बैठते हुए बोलता है
क्यों तुम इस फाइल में ऐसा क्या पढ़ रहे थे जो तुम्हें हमारे आने का पता नहीं चला, उसके हाथ से फाइल लेते हुए पूछता है। केविन फाइल खोल देखने लगता है तो मान कहता है सुहानी की रिपोर्ट है, उसी को देख रहा था। सुहानी का नाम सुनते ही मोक्ष मान की तरफ देखने लगता है, फिर मान से पूछता है एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट इज रिटन इन द रिपोर्ट्स। मोक्ष के पूछने पर मान मोक्ष को देखने लगता है और एक लंबी सांस लेके कहता है देख, रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं जो हम सोच रहे थे, बट। इतना बोल मान चुप हो जाता है। मोक्ष मान को चुप देख अपने कुड वॉइस में कहता है बट क्या। उसकी आवाज सुन केविन मान कुछ पल के लिए कांप जाते हैं, लेकिन मान फिर अपने डर को काबू कर कहता है There was an attempt to force her but perhaps she saved herself. मान की बात सुन मोक्ष की आंखें सख्त हो जाती है और उसके हाथों की नसें देखने लगती है। मोक्ष ने मान के टेबल का जो पेपरवेट उठाया हुआ था उसमें उसकी मुठ्ठियां कसने लगती है। मान और केविन दोनों मोक्ष को ही देख रहे थे। दोनों उसके गुस्से को देख एक दूसरे के देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो उसे क्या हुआ, लेकिन दोनों एक साथ अपने कंधे उच्च देते हैं। लेकिन तभी केविन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह मोक्ष को देख तुरंत कहता है गुरु भाई का भाई विशाल वही है शायद। फिर मोक्ष की तरफ देख के मैंने तुम्हें कहा था ना, उसको गुरु भाई के भाई ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। अब आया मेरे समझ में, इसलिए उसने उस गधे को मारा होगा, बिकॉज ही माइट हैव ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। फिर उसकी बात सुन मान भी कहता है तुम सही कह रहे हो, शायद क्योंकि उसको ड्रग्स भी दिया गया था। जैसे ही मान ये बोलता है मोक्ष अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपरवेट को जोर से दीवार पर दे मारता है, जिससे वो एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। मान और केविन अपने चेयर से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। इस वक्त उन्हें मोक्ष को देख डर लग रहा था क्योंकि वो अभी किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, हाथों और माथे के किनारे की नसें देखने लगी थी। मोक्ष बिना कुछ बोले मान के कैबिन से निकलने लगता है तो मान पीछे से ही कहता है उसे होश आ गया है। मान की बात सुन मोक्ष के चलते हुए कदम रुक जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। मान मोक्ष को रुकता देख आगे कहता है तू अब क्या करने वाला है। उसके साथ बाहर गुरु भाई के आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, उसे कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा और मुझे नहीं लगता यहां से जाने के बाद वो गुरु के आदमियों से बच पाएगी। उसकी बात सुन मोक्ष अपनी लाल आंखों से उसे देखता है तो मान चुप हो जाता है। मोक्ष बिना रुके अब वहां से बाहर निकल जाता है। इधर कैबिन में केविन मोक्ष को जाता देख मान को देख कहता है तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अजीब, मान उसको देख कहता है। केविन मान की तरफ देख, ये तो कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करता था। तो मान केविन से को देखकर तुम्हें उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र नहीं दिख क्या। केविन मान की बात सुन कहता है तू सही बोल रहा, वैसे भी तूने देखा नहीं जब उससे पता चल कि विशाल ने उसे ड्रग्स दे उसका फायदा उठाना चाहे, कितना गुस्सा था उसकी आंखों में उस वक्त। दोनों कुछ देर चुप हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देख चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं क्वीन हॉस्पिटल। केविन मान के मुंह से जब एक ही शब्द निकलता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। इधर मोक्ष मान के कैबिन से बाहर आ जाता है। वो जा ही रहा होता है कि उसकी नजर सुहानी के बोर्ड की तरफ जाती है तो उसके कदम अनायास ही रुक जाते हैं। वो एक नजर बोर्ड के दरवाजे को देखता है, फिर बोर्ड की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष बोर्ड के दरवाजे को हल्के से खुलता है तो उसकी नजर सामने हॉस्पिटल बेड पर लेटी इस मासूम सी लड़की पर जाती है जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी, जिसके अगल-बगल मशीनें थी, हाथ में कैनोला लगा हुआ था जिसमें से उसे दवाएं चढ़ाई जा रही थी। मोक्ष एक टक सुहानी को देखे जा रहा था। मोक्ष कुछ सोचते हुए अंदर बढ़ता है और सुहानी के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। सुहानी को होश आया हुआ था, बस उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जब उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें खोल देती है और अपने साइड में खड़े मोक्ष को देख सुहानी डरने लगती है। लेकिन जब मोक्ष सुहानी को डरता हुआ देखता है तो उसके पास आओ से शांत कराते हुए कहता है काम डाउन रैबिट, एवरीथिंग इज फाइन। उसकी बात सुन सुहानी उसे देखने लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपनी नम आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष उसकी नम आंखों को देख उसके पास आ उसके बेड में बैठ जाता है और उसे अपने सीने से लगा देता है और फिर उसके बालों में हाथ रख सहलाने लगता है। सुहानी पहले डर जाती है तो मोक्ष उसे रिलैक्स करता है जिससे वो थोड़ा शांत हो जाती है। उसे मोक्ष का टच गंदा नहीं लग रहा था, मोक्ष उसे किसी छोटे बच्चे की तरफ पैम्पर कर रहा था। मोक्ष को उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, अब वो थी भी तो बस 17 साल की बच्ची जिसने इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ सहा था। मोक्ष को उसको इतनी तकलीफ में देख अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा फील हो रहा था और ये क्यों है वो समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता था। मोक्ष को अब अपने सीने में सुहानी की भारी सांसें महसूस होती है। वो अपना सिर नीचे करके देखता है तो सुहानी सो चुकी थी। मोक्ष अपने सीने में सोई हुई खरगोश को देखता है जिसका चेहरा सोते हुए और भी मासूम लग रहा था। मोक्ष उसके चेहरे को एक टक देखता रहता है, फिर झुककर सुहानी के माथे पर अपने होंठों को रख हौले से चूम लेता है और फिर उसे आहिस्ते से बेड में लिटा देता है। मोक्ष एक नज़र सुहानी को देख अब सुहानी के बोर्ड से बाहर आ जाता है। मोक्ष वहां से निकलकर कुछ देर बोर्ड के बाहर खड़े हो अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल अपने होंठों से दबा के कस लेने लगता है। वो सिगरेट के कस लेते हुए कुछ सोचे जा रहा था।
आधा घंटा हो गया था। मोक्ष ने अब तक 2 पैकेट सिगरेट खत्म कर दी थी। मोक्ष अब सिगरेट का लास्ट कस भरकर सिगरेट को नीचे फेंक पैरों से मसल देता है। मोक्ष अब अपना फोन निकलकर किसी को एमएसजी करता है और एक नज़र सुहानी के बोर्ड को देख हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। मान का कैबिन। इधर केविन, जो अब तक मान के कैबिन में बैठा हुआ मान से बातें कर रहा था, कि उसके फोन में नोटिफिकेशन बिप की आवाज आती है। केविन अपना फोन निकल चेक करता है जिसमें मोक्ष का एमएसजी था। केविन अपने फोन के एमएसजी ब्राउजर ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो एमएसजी पढ़ता है उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है और वो शॉक्ड हो जाता है। मान केविन को ऐसे देख उससे पूछता है, केविन क्या हुआ, किसका एमएसजी था? लेकिन केविन कुछ नहीं बोलता, वो तो अभी भी शॉक था। मान जब केविन को कुछ न बोलता देखता है तो उसके कंधे में हाथ रख पूछता है, क्या हुआ, तेरा फेस इतना हैरानी से क्यों भरा पड़ा है? किसी ने तुझे डेट में चलने को बोला है क्या? मान के कंधे में हाथ रखने और उसकी बात सुन केविन होश में आता है और मान को देखते हुए अपने लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, छोटा उसा उससे भी बढ़कर है। मान केविन को हकलाता देख पूछता है, क्या हुआ, तू इतना हकला क्यों रहा है? मान की बात सुन केविन अपना फोन मान की तरफ कर देता है। मान केविन के हाथ से फोन ले देखने लगता है और उसे कहता है, क्या है ऐसा इसमें जो तू। वो आगे कुछ और बोलता कि उसकी नजर मोक्ष के एमजीएस में पड़ती है। उसे पढ़ मान के हाथ से केविन का फोन गिर जाता है, जिसे देख केविन जल्दी से नीचे अपना फोन उठाकर मान से बोला, साले मेरे पास एक ही फोन है। उसकी बात सुन मान होश में आ केविन को देख कहता है, क्या वो सच है? फिर केविन के पास अपना हाथ बढ़ा, यार मुझे चूटी काट, तो कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मान की बात सुन केविन मान के हाथ में जोर से चूंटी काटता है, जिससे मान चिल्ला के कहता है, साले क्या कर रहा है? तो केविन भी अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहता है, तूने ही तो चूंटी काटने को बोला था। मान दांत पीसते हुए बोला, ऐसे कौन चूंटी काटता है? तुझे विश्वास हो जाए इसलिए जरा जोर से काट दी, चल मैं जा रहा हूं, अगर कल तक काम पूरा नहीं हुआ तो डेविल मुझे जिंदा ही दफन कर देगा। इतना बोल केविन मान के कैबिन से बाहर आ जाता है। केविन के जाने के बाद मान एक आह भरता है और वापस अपने काम में लग जाता है। खुराना पैलेस के बाहर एक कार आके रुकती है, जिसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर येलो डेनिम जैकेट जो खुली हुई थी और नीचे से व्हाइट पैंट पहनी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 21-22 साल की होगी। वो दौड़ता हुआ पैलेस के अंदर आता है। निहारिका जी, जो हॉल के सोफे में बैठी हुई किसी से फोन में बात कर रही थी, वो लड़का जब निहारिका जी को हॉल में देखता है तो अपने कदमों को धीरे कर निहारिका जी की तरफ बढ़ जाता है। निहारिका जी का ध्यान नहीं गया कि कोई उनके पीछे आया हुआ है। वो अब भी फोन में बात कर रही थी कि वो लड़का पीछे से उनको गले से लगा देता है। निहारिका जी चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। खुराना प्लीज। निहारिका जी पीछे देखती है तो चौंक जाती है और उनके मुंह से बस ये ही निकलता है, आर्यन। आर्यन उनके पैर छूते हुए बोलता है, आई मिस यू मॉम, आपकी बहुत याद आई मुझे। निहारिका जी अपनी नम आंखों से देखते हुए उसके सर पर हाथ रख के कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। आर्यन अपनी मां को सोफे में बैठते हुए बोलता है, अच्छा मॉम ये बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? निहारिका जी, तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए हैं और मोक्ष ऑफिस गया है। उनकी बात सुन आर्यन हाँ में अपना सर हिला देता है और निहारिका जी उसे यूएसए के बारे में पूछती है, वो वहां कैसे रहता था, क्या खाता था। वो भी उन्हें सब सही था बोलता है। यूं ही कुछ देर बात करने के बाद आर्यन अपनी मॉम से कहता, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। निहारिका जी भी उससे जाने का बोल अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कब दोपहर से शाम होती है पता नहीं चलता। शाम को वक्त एक ऊंची इमारत जो आसमान को छू रही थी, उस इमारत के टॉप पर बड़े और सुनहरे अक्षरों में खुराना कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। उस इमारत के 15 फ्लोर के एक रूम था जो पूरे कांच की वॉल से बना हुआ था। ये किसी का कैबिन लग रहा था जिसको बड़े सलीके से रखा गया था। उसी रूम में एक सोफा रखा हुआ था और उससे अटैच एक रूम था जिसमें मोक्ष को कभी देर हो जाती थी तो यहीं आराम किया करता था। मोक्ष अपने केबिन में काम कर ही रहा होता है कि उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो मोक्ष अपनी कठोर आवाज में कम इन कहता है तो केविन अंदर आता है और मोक्ष के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख मोक्ष कहता है, काम हुआ? तो केविन यस बॉस कहता। केविन मोक्ष को देख बोलता है, सर क्या आप ये करना चाहते हैं? मोक्ष एक नज़र केविन को देखता है पर कहता कुछ नहीं। वो अपनी चेयर में लीन होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है तो उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी याद फ्लैश होती है। फ्लैशबैक, एक लड़का एक बड़े से घर में खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके पेट से खून बहे जा रहा था जिसे उसने अपने हाथ से दबाया हुआ था कि तभी वहां एक लड़का दौड़कर आता है और उससे ऐसी हालत में देख उसके पैर वही जम जाते हैं। तो फर्श पर पड़ा हुआ लड़का उसे देख अपनी लड़खड़ाई आवाज में कहता है, मोक्ष। उसकी अब सुन। मोक्ष उसके पास आके नीचे बैठ जाता है और उसका सर अपने गोद में रख के कहता है, अभी किसने किया ये? चल हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुन अभी कहता है, नहीं यार मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मोक्ष चिल्ला के कहता है, चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? मुझे ये बता ये किसने किया? और तू तो आज यहाँ अंजलि को प्रपोज करने वाले था, क्या हुआ और अंजलि कहाँ है? जिससे सुन अभी फीकी हंसी हंस के कहता है, यार तेरे दोस्त फेल हो गया, सब झूठ था, धोखेबाज थी। अब अभी की सांसें भी उखड़ने लगी थी। वो अपनी अटकती आवाज में कहता है, मोक्ष मेरा बस एक काम कर देना, मेरे दोस्त, मुझे पता है मेरा बचना मुश्किल है, प्लीज तू वादा कर कि मेरी
बहन को उनसे बचाएगा तो उनको कभी पता नहीं लगने देगा कि वो मेरे बहना है। अभी अपना हाथ मोक्ष के सामने बढ़ा के कहता है, वादा कर उससे सुरक्षित रखेगा, प्लीज यार वादा कर, उससे कभी पता नहीं लगने देगा मैं कौन था। इतना कह उसकी सांसें अब रुकने लगी थी। मोक्ष अभी के हाथ में हाथ रख कहता है, मैं वादा करता हूँ उससे कुछ नहीं होने दूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा मरते दम तक, पर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे, चल तू। मोक्ष उठने लगता है तो अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने जेब के पास से एक फोटो निकल के, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरी एक बहन भी है, तेरे सिवा किसी को नहीं पता, उन दोनों को भी नहीं बताया है, उसे मैंने अपने से दूर रखा है ताकि कोई उसे मेरी कमजोरी बना के टारगेट ना करे, वो इसलिए सब सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, ये मेरे बहन है। कोको तो इसका खाया। इतना बोलते ही अभी की सांसें रुक जाती है और उसका हाथ ढीला होके नीचे फर्श पर गिर जाता है जिसमें उसकी बहन की फोटो थी। तभी मोक्ष को किसी की आवाज सुनाई देने लगी है, मोक्ष मोक्ष। फ्लैशबैक एंड मोक्ष किसी के बोलने से अपने ख्यालों से बाहर आता है तो देखता है केविन कितनी देर से उसे आवाज लगा रहा होता है। केविन मोक्ष की तरफ देख बोलता है, तू फिर से उससे याद कर रहा था ना मोक्ष, तूने बताया नहीं उसने तुझे किसे ढूंढने बोला था, क्या तूने जिसके बारे में पता वो आगे कुछ कह पता। मोक्ष अपने कोल्ड आवाज में कहता है, लगता है तुम अपनी लिमिट्स भूल गए हो, तुम अभी किससे बात कर रहे हो, भूलो मत, मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, दोस्त नहीं, तो अपनी हद मत भूलो। केविन अपना सिर झुका सॉरी बॉस बोलता है। मोक्ष उसे देख कहता है, मोक्ष उसे एक नजर देख अपनी सख्त आवाज में कहता है, मुझे कल सुबह 10 बजे तक सब रेडी चाहिए, याद रहे अगर 10 बजे से 1 मिनट ज्यादा हुआ तो मेरी बंदूक की सारी गोली तुम्हारे सिर पर होगी। इतना बोल वह अपनी चेयर से उठकर केबिन से बाहर आ जाता है। काविन उससे जाता देख अपना मुंह बना लेता है, वो जनता था मोक्ष धमकी नहीं देता करके दिखाता है, वो भी फिर उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ बढ़ जाता है। हॉस्पिटल मोक्ष अपने ऑफिस से निकल सीधा हॉस्पिटल आया हुआ था, वो सुहानी से मिलने आया था। मोक्ष सुहानी के बोर्ड में आता है तो देखता है सुहानी बैठी हुई अपना सिर हेड्रेस से टिका आंखें बंद किए हुई थी। मोक्ष एक नजर सुहानी को देख अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जब सुहानी को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है तो वह अपनी आंखें खोल सामने देखने लगती है जहां मोक्ष उसी के पास आ रहा था। मोक्ष सुहानी को देख अपनी धीमी मगर कठोर आवाज में पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सुहानी मोक्ष की कठोर आवाज सुनकर कांप जाती है और अपना सिर नीचे किए हुए रहती है। जब वो मोक्ष के सवाल को सुनती है तो अपना सिर नीचे करे ही हिला देती है। मोक्ष जो उसे ही देख रहा होता है उसकी ये हरकत देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, इफ यू हैव अ टंग देन स्पीक थ्रू योर माउथ। उसकी बात सुन सुहानी अपना सिर ऊपर कर मोक्ष को देखती है जो उसे ही घूरे जा रहा था। सुहानी उसकी आंखों को देख डर से फिर से अपनी नजरें झुका लेती है और धीरे से कहती है, जी अब ठीक हूं, इतना बोल फिर चुप हो जाती है। मोक्ष के कानों में जब उसकी मीठी आवाज पड़ती है उसकी आंखें कुछ बाल के लिए बंद हो जाती है। मोक्ष फिर अपनी आंखें खोल सुहानी को देखता है। मोक्ष कुछ देर चुप रहता है, फिर सुहानी को कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोक्ष के कानों में जब उसकी मीठी आवाज पड़ती है उसकी आंखें कुछ बाल के लिए बंद हो जाती है। मोक्ष फिर अपनी आंखें खोल सुहानी को देखता है। मोक्ष कुछ देर चुप रहता है, फिर सुहानी को कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोक्ष सुहानी को देख बिना भाव के कहता है, कल हमारी शादी है, तैयार रहना। सुहानी मोक्ष की बात सुन हैरान हो जाती है, अपने सिर उठा के मोक्ष को देखने लगती है। उसको ऐसा देख मोक्ष फिर कहता है, अब मुझे ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो आज के बाद तुम्हारी इस जिंदगी में मेरा हक है, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल डू व्हाटएवर आई से, अंडरस्टूड। कल सुबह तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। सुहानी उसकी बात सुन अपनी नजरें नीची कर देती और कुछ नहीं बोलती भी क्या, उसे कुछ समझ में ही नहीं रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सुहानी अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसके कानों में मोक्ष की कठोर आवाज आती है, डिड यू हियर व्हाट आई जस्ट सेड। मोक्ष की बात सुन सुहानी मोक्ष को देखने लगती है। सुहानी को देख मोक्ष समझ जाता है उसने कुछ नहीं सुना जो अभी अभी उसने कहा था। मोक्ष सुहानी को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है, फिर अपनी सख्त आवाज में कहता है, मैं कल आऊंगा, तब तक तुम तैयार रहना, और हाँ याद रहे यहां से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। मोक्ष इतना बोल अब सुहानी के बोर्ड से बाहर आ जाता है और बोर्ड में सुहानी दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है, उसके आंखों से अब बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। सुहानी अब अपने ख्यालों में खो जाती है कि उसकी जिंदगी कैसे कुछ घंटों में बदल गई। जब वो आश्रम से बाहर सामान लेने गई थी तब उसे किसी ने किडनैप कर बेहोश किया था और जब उसे होश आया तो वो किसी रूम में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ, उसने तो कभी आश्रम के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसने तो 12th भी अपने आश्रम से ही किया था। वो तो अक्सर मार्केट जाया करती थी और उसके अलावा कहीं नहीं जाती थी। उस दिन भी वो वहां से मार्केट गई थी अपनी दोस्त गीता के साथ जो उसी आश्रम में रहती थी। जब वो दोनों मार्केट गई थी सुहानी ऐसे चलते चलते किसी से टकरा गई थी जिससे वो गिरने को हुई तो उस शख्स में उसे पकड़ लिया था। उसने सुहानी को देखा जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सुहानी उस शख्स को देख जल्दी से पीछे हटती है तो वो शख्स सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। सुहानी उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती पर वो शख्स उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देख गीता जल्दी से शख्स का हाथ सुहानी के हाथ से छुड़ाने लगती है पर शख्स उसे धक्का देता है और गीता की तरफ देख कहता है,
एक बार जो चीज विशाल आहूजा को पसंद आ गई वो उसकी हो जाती है और फिर सुहानी को देख हंसने लग जाता है। फिर सुहानी की तरफ देखकर, मैंने इतनी सारी लड़कियां देखी है पर तुम जैसे नहीं, तुम तो बिल्कुल किसी फूल की तरह हो। फिर सुहानी के चेहरे हाथ फेरने लगता है। सुहानी को उसका छूना अच्छा नहीं लगता, वो उससे धक्का देती है लेकिन विशाल उसके हाथ को कस के पड़ता है। सुहानी की आंखों से लगता आंसू बहे जा रहे थे। विशाल अब सुहानी का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। इस वक्त विशाल के साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। गीता उठ के सुहानी के पीछे जाने लगती है तो विशाल के बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। सुहानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है कि विशाल एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़ एक रूमाल में कुछ डालता है और फिर उस रूमाल को सुहानी के पीछे से उसके मुंह में लगा देता है, जिससे सुहानी वहीं बेहोश हो जाती और विशाल उसे अपनी कार में डाल देता है। सुहानी को सारी बातें याद आने लगती है। वो उस कमरे चारों तरफ देखने लगती, जो बहुत बड़ा कमरा था, बड़ा सा बेड, सोफा और एक कबर्ड था। वो ध्यान से उसे देखने लगते हैं। अभी वो देख ही रही होती कि विशाल अंदर आता है और उसे देखता है। विशाल आए दिन लड़कियों को ऐसे ही उठा के लाया करता था, फिर उनके साथ जबरदस्ती करके मार देता था, लेकिन आज उसका शिकार सुहानी बनी गई थी। वो कमरे में आके सुहानी को देखता है और अपनी गंदी नजरों से उसे ऊपर से लेके नीचे तक घूरने लगता है। सुहानी को उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए। विशाल जब सुहानी के मुंह से भैया सुनता है तो उसका माथा ठनक जाता है। वो सुहानी के पास आ उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, समझी? आज के बाद मुझे भाई मत बुलाना। विशाल उसको घूरे जा रहा था, फिर उसको देख टेडी स्माइल देकर कहता, वैसे तुम बहुत नाजुक हो, बिल्कुल किसी कली की तरह, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। फिर एक गंदी हंसी हंसने लगता है। सुहानी की आंखों से लगता आंसू बहे जा रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था विशाल को देखकर। उसे तो उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, बस उससे तो डर लग रहा था। अब उससे डर लगना भी लाजमी था क्योंकि वो थी भी तो 17 की और वह जिस जगह से थी वो लड़कियों को समझाया जाता था कि लड़कों से दूर रहना है क्योंकि वो कोई लड़के नहीं रहते थे। पहले कभी कोई भी लड़का जब भी सुहानी की खूबसूरती को देखता था तो उसके पास आने की कोशिश करता था तो हमेश गीता उस बचा लेती थी, लेकिन आज वो भी उसके साथ नहीं थी। सुहानी अपने हाथ जोड़ के दोबारा उससे रिक्वेस्ट करती है, भैया प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए ना। लेकिन विशाल को फिर से सुहानी के मुंह से भैया सुन विशाल को गुस्सा आ जाता है और वह उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे सुहानी एक तरफ फर्श पर गिर जाती है और उसके होंठों से खून आने लगता है और आंखों से लगता आंसू बहे जा रहे थे। विशाल सुहानी के बाल पकड़कर उससे ऊपर उठाता है। सुहानी को उसके ऐसे पकड़ने पर अपने बालों में दर्द होता है। वो विशाल से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। विशाल सुहानी को देख अपने दांत पीस कर कहता है, अब तक प्यार से बात कर रहा था, तुझे समझ में नहीं आया? रुक, अब तू खुद अपने आप को रोक नहीं पाएगी, खुद तू मेरे करीब आने को तड़पेगी। इतना कह वो उठकर एक साइड जाता है और ड्रॉ खोल वहां से एक इंजेक्शन निकलता है। फिर सुहानी के पास आ उसके हाथ को पकड़ उसके बाह में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है, जिससे सुहानी के मुंह से एक आह निकल जाती है। कुछ ही देर में सुहानी को अपने शरीर में गर्मी का एहसास होने लगता है और वह अपनी लाल आंखों से विशाल को देखने लगती है। विशाल सुहानी को ऐसे देख गंदी हंसी हंसने लगता है, फिर सुहानी को पकड़कर बेड में लाता है और उसके ऊपर झुक जाता है। विशाल सुहानी के गले में किस करने लगता है। सुहानी नशे में होने के कारण भी उसे विशाल का छूना अच्छा नहीं लगता है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। पहले तो वो इतनी नाजुक, दूसरा उस पे ड्रग्स का नासा भी हावी था। विशाल सुहानी के गले में किस्सा और बाइट करने लगता है। वो जैसे ही सुहानी की कुर्ती को उतने के हाथ बढ़ता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। पहले तो वो इग्नोर करता है लेकिन फिर से उसका फोन बजता है। वो अपने फोन को घूरने लगता है, फिर सुहानी को देखता है जिसके आंखों से आंसू बेहिसाब बहे जा रहे थे। वो उसे इग्नोर करते हैं और अपना फोन उठा के फोन रिसीव करता है। सुहानी जो उसे अपने ऊपर से उठता देखती है तो थोड़ा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे अपने शरीर में गर्मी लगने लगती है और आंखें भी बंद होने लगी थी। लेकिन वो हिम्मत करके बेड से उठकर बैठ जाती है। फिर वो एक नज़र विशाल को देखती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। सुहानी इधर उधर नजरें घुमा के देखती है तो उसे अपने बगल में टेबल लैंप रखा दिखाता है। सुहानी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ती है और उसे उठा देती है। सुहानी अब बेड से उठ के विशाल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे सब धुंधला दिख रहा था। सुहानी विशाल के पीछे पहुंच जाती है। जब विशाल को अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है तो वह पीछे मोड़ने लगता है। वो इससे पहले कुछ समझ पाता, सुहानी जोर से उसके सिर में उस टेबल लैंप को मारती है। उस लैंप के लगते ही विशाल नीचे गिर जाता है और सुहानी को देखने लगता है जो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। विशाल के सिर से खून निकलने लगता है। उसके के सिर में उस लैंप के कांच के टुकड़े चुभ गया थे, जिससे उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। सुहानी उसे बेहोश देख जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ बहती है तो उससे पता चलता है कि वह किसी होटल में है। सुहानी ना आओ देखती ना ताओ, सीधा अपने लड़खड़ाए कदमों से बाहर की तरफ भाग जाती है। हॉस्पिटल। सुहानी अपने ख्यालों में गुम थी। वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मोक्ष सुहानी के बोर्ड से निकलकर बाहर आता है और अपने हाथों की मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने आंखें बंद कर देता है। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर वहां से निकल जाता है। खुराना पैलेस। अब तक रात हो चुकी थी। निहारिका जी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आज वो खुद अपने हाथों से खाना बना रही थी क्योंकि आज आर्यन पूरे 3 साल बाद घर आया था।
निहारिका जी आज उसके और मोक्ष के पसंद का खान बना रही थी। वो अभी किचन में खाना बना ही रही थी कि वहां किचन में आर्यन उन्हें पीछे से हक कर देता है और उनके गालों में किस कर पूछता है, मॉम खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आज क्या बना रही है आप? तो निहारिका जी उसके गालों में हाथ रख प्यार से कहती है, आज सारा तुम्हारी और मोक्ष का पसंद का खाना बना रही बेटा, आज मेरे दोनों बेटों को मैं अपने हाथ से उनके पसंद का खाना खिलाऊंगी। आर्यन अपनी माँ की बात सुन मुस्करा जाता है और कहता, वाह मॉम आज तो मजा ही आ जाए। फिर तो आर्यन जल्दी से डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद मोक्ष भी घर पहुंच जाता है और वो सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में खाना भी तैयार हो गया था। निहारिका जी खाना टेबल पर लगा देती है तो सभी खाने के लिए आ जाते हैं। मोक्ष भी नीचे आ जाता है। आर्यन मोक्ष को देखता है तो उसे ग्रीट करता है। मोक्ष उसे देख अपनी सिर हिला देता है और अपनी रूड वॉइस में कहता है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो और तुम लंदन वाली डील तुम देखोगे। मोक्ष की बात सुन आर्यन अपना मुंह बना लेता है। फिर अपने पापा को देखता है तो उसके पापा मोक्ष को देख कहते हैं, मोक्ष अभी तो आया है वो, तो क्यों उसे अभी ऑफिस का वर्कलोड देना चाहता है? तुमसे मैंने कल भी कहा था उसे कुछ दिन आराम करने दो। मोक्ष उनकी बात को इग्नोर कर कहता, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। इतना बोल वो अपना खाना खाने लगता है। आर्यन मोक्ष को देखता है जिसका ध्यान अब खाने खाने में था। फिर वो कुछ सोच के मोक्ष से कहता है, भाई मुझे अभी मास्टर करना है और मैं अपनी मास्टर की डिग्री यहीं से करना चाहता हूँ। आर्यन मोक्ष को देख सीरियस होके कहता है, भाई प्लीज मुझे पेंटिंग्स का शौक है, आपको पता है मुझसे ये ऑफिस का काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जानते हो ये ऑफिस को आप ही संभाल लो, मुझे से नहीं होगा प्लीज भाई। मोक्ष उसकी तरफ देखता है जिसका चेहरा इस वक्त बहुत सीरियस था। मोक्ष आर्यन को देखता है पर कहता कुछ नहीं और वापस अपना खाना खाने लगता है। आर्यन मोक्ष को देखता है जो बिना कुछ बोले अपने खाने को खा रहा था। आर्यन अपने पापा मम्मी को देखता है जो उसे पलके झपकाकर चुप रहने को बोलते हैं। इस बार निहारिका जी मोक्ष को देख कहती है, मोक्ष आर्यन 3 सालों बाद यहाँ आया है मेरे पास, मैं नहीं चाहती कि अब वो मुझे कहीं दूर जाए, तुम उससे यही रहने दो, उससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। मोक्ष बिना भाव के सबको एक नजर देखता है फिर अपनी चेयर से उठ जाता है और जाने लगता है। उसे जाता देख आर्यन का मुंह उतर जाता है लेकिन तभी मोक्ष उसकी तरफ देख कहता है, तुम्हें जो भी करना है करो लेकिन फालतू इधर उधर घूमते फिरते मत रहना और तुम्हारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में होना चाहिए। मुझे तुम्हारी कोई भी खबर मिली तो हमारे लंदन वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने तुम जाओगे, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। मोक्ष की बात सुन आर्यन जल्दी से अपना सिर हिला देता और खुश होकर कहता है, भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आर्यन की बात सुन मोक्ष भी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ आ जाता है। कुछ ही देर के सबका भी डिनर हो जाता है और सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। मोक्ष का कमरा। मोक्ष अपने कमरे में आके सोफे में बैठ अपना लैपटॉप ओपन कर काम करने लगता है। वह अपने काम में इतना खो गया था कि उसे टाइम का पता भी नहीं चलता। कुछ देर में मोक्ष अपने फोन को देखता है जिसमें रात के 2 बजे बज चुके थे। मोक्ष अपना सिर उठा के घड़ी में नजर डालता है फिर वह अपना लैपटॉप बंद कर उठकर बेड में आके लेट जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर देता है तो आंखें बंद होते ही उसे सुहानी का मासूम चेहरा देखने लगता। मोक्ष झटके से अपनी आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है और खुद से कहता है, मुझे उसके दर्द से फर्क क्यों पड़ता है। फिर अपने गर्दन में हाथ फिराने लगता है। मोक्ष पास रखे ड्रॉ से सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसे जला के सिगरेट के कस लेने लगता है। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो क्यों उसे पता नहीं था। मोक्ष 34 सिगरेट खत्म कर चुका था तब जाके उसे अब राहत मिलती है और वह वापस सोने लगता है। ऐसे ही पता नहीं किस पहर उसकी आंख लगती है। अगली सुबह मोक्ष की नींद उसके फोन कॉल से खुलती है। आज मोक्ष की नींद देर से खुली थी क्योंकि उसे कल नींद ही नहीं आई थी। जब आई भी थी तो सुबह के 4 बजे 4:30 बजे के आसपास आई होगी। वो अपने फोन को उठता है तो देखता है उसमें केविन का फोन था। मोक्ष फोन उठा कान में लगता है। दूसरी तरफ से केविन की आवाज आती है, सर आप कब तक आओगे? 9 बजे बज गए हैं, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। केविन की बात सुन मोक्ष घड़ी की तरफ नजर घूमता है तो उसमें सच में 9 बजे बज चुके थे। मोक्ष बस कमिंग कहकर कॉल कट कर देता है। वो बेड से उठकर सीधा वॉशरूम आता है। आज उससे जिम जाने का टाइम नहीं था इसलिए वो सीधा शावर लेके बाहर आता है। फिर क्लोजेट रूम में जा कपड़े चेंज कर बाहर आता है। आज मोक्ष ने नेवी ब्लू कॉलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। वो जल्दी से अपनी वॉच उठा के रूम से बाहर आ जाता है। मोक्ष पहले से बाहर आता है तो देखता केविन कार के सामने उसी का वेट कर रहा था। केविन मोक्ष को बाहर आता देख कार बैक सीट का डोर ओपन करता है। मोक्ष कार में बैठ जाता है तो केविन भी जल्दी से ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। मोक्ष हमेशा जब कहीं भी जाता था तो केविन उसके साथ जाता था क्योंकि केविन उसका असिस्टेंट के साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। वो मोक्ष के साथ तब से था जब मोक्ष 15 साल का था, तब से वो मोक्ष के साथ उसके सेफ्टी के लिए रहता था। मोक्ष केविन को हमेशा अपने फैमिली और दोस्त की तरह ट्रीट करता था, तभी तो केविन उसे कभी भी कुछ भी बोलता था वो उसका कुछ रिएक्ट नहीं करता था। मोक्ष की कार अब वहां से निकल जाती है। हॉस्पिटल। मोक्ष की कार हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है। केविन बाहर आता है और पीछे कार का डोर ओपन करता है और मोक्ष रोब से कार से बाहर उतरता है। उसने अपने आंखों में सेट्स चढ़ाए हुए थे। वो अपने लंबे लंबे कदमों से हॉस्पिटल के अंदर आता है तो केविन भी उसके पीछे आता है।
मोक्ष सुहानी के वार्ड की तरफ आ जाता है। वो सुहानी के वार्ड के बाहर पहुंच के डोर ओपन करता है। उसकी नजर सीधा बेड पर पड़ती है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है क्योंकि बेड खाली था। सुहानी बेड पर नहीं थी। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है। मोक्ष वार्ड से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ता कि उससे पहले ही वॉशरूम से तैयार होकर सुहानी निकलती है क्योंकि उसे कल मोक्ष ने पहले ही कहा था कि वो तैयार होके रहे, इसलिए वो फ्रेश होकर तैयार होने गई थी। मोक्ष उसे देख अपनी जगह में फ्रिज हो जाता है। सुहानी ने अभी पिंक कॉलर का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत ही सुंदर देख रहा था और बहुत ही हैवी भी था, जिसे संभालना सुहानी को जरा मुश्किल लग रहा था। वो उसे संभालते हुए ही आ रही थी। मोक्ष सुहानी में ही खोया हुआ था जिसने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था, फिर भी वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने एक साइड लहंगे का दुपट्टा लगाया हुआ था जिसे वो बार बार संभाले जा रही थी क्योंकि वो उसके कंधे से नीचे गिरे जा रहा था। वो उसे ऊपर करती वो हर बार नीचे गिर जाता। मोक्ष उसके चेहरे में परेशानी को साफ साफ देख पा रहा था। उसे सुहानी का वो मासूम चेहरा बहुत क्यूट लगता है। मोक्ष उसी में खोया था कि उसे कुछ याद आता है। उसकी आंखें सख्त हो जाती है और वो पलट के पीछे देखता है तो पता है केविन भी सुहानी को अपलक घूरे जा रहा था। मोक्ष को केविन का सुहानी को यूं देखना अच्छा नहीं लगता। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसके बंद कर देता है। भले ही वो जनता था केविन की नजर खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। केविन को जब अपने ऊपर किसी की घूरती नजरों की तपिश महसूस होती है, वो अपनी नजर सुहानी से हटा के मोक्ष को देखता है तो उसकी नजरों को देख केविन एक पल के लिए घबरा जाता है। मोक्ष अपने दांत पीसते हुए बस एक ही शब्द बोलता है, आउट। मोक्ष की वो गुस्से वाली आवाज सुन केविन उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है, लेकिन मोक्ष उससे अब भी घूरे जा रहा था। केविन मोक्ष को देख अपना मुंह बिगाड़कर रूम से बाहर चला जाता है। केविन के जाने के बाद मोक्ष डोर जोर से बंद कर देता है। केविन डोर की तरफ देख मुंह बनाकर ओवर पॉजेसिव मैन कहकर मान के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वार्ड में सुहानी डोर की आवाज सुन डोर की तरफ देखती है तो उसे मोक्ष देखता। मोक्ष को देख सुहानी जल्दी से अपने नजरें नीची कर देती है। मोक्ष सुहानी को देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। सुहानी मोक्ष को अपनी तरफ आता देख अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती। मोक्ष उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। वो सुहानी के पास आके खड़ा हो जाता है। वार्ड में सुहानी डोर की आवाज सुन डोर की तरफ देखती है तो उसे मोक्ष देखता। मोक्ष को देख सुहानी जल्दी से अपने नजरें नीची कर देती है। मोक्ष सुहानी को देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। सुहानी मोक्ष को अपनी तरफ आता देख अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती। मोक्ष उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। वो सुहानी के पास आके खड़ा हो जाता है। मोक्ष सुहानी को देख क्या हुआ? सुहानी कुछ नहीं कहती तो मोक्ष सुहानी के चीन पकड़कर कहता है, लुक एट मी रैबिट। सुहानी अपनी डरी हुई नजरों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही हो? सुहानी उसकी बात सुन हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। वो तो यही सोच रही थी, आज तक किसी ने उसकी परेशानियों को समझा ही नहीं था। वो जब आश्रम में भी रहती थी वहां गीता के अलावा कोई उसे नहीं समझ पाता था। मोक्ष सुहानी को ऐसे खोया हुआ देख कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गई? सुहानी नामे अपना सिर हिला देती है। मोक्ष सुहानी के दुपट्टे को देखता है जो बार बार नीचे गिरे जा रहा था। मोक्ष अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है तो सुहानी डर से पीछे हो जाती है। मोक्ष सुहानी को डरता देख कहता है, रिलैक्स रैबिट, कुछ नहीं करेगा मैं। सुहानी उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी की आंखों में देखता है और उसे शांत रहने का कहता है। सुहानी भी थोड़ा शांत हो जाती है। मोक्ष अब सुहानी के दुपट्टे को देखता है और उसे ठीक करने लगता है। सुहानी भी बस उसे देखे जा रही थी। सुहानी मोक्ष को देखे जा रही थी। मोक्ष सुहानी का दुपट्टा लगते हुए ही कहता है, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? सुहानी हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। मोक्ष अब सुहानी को देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलना है तो बोलो। सुहानी हाँ फिर ना में अपना सिर हिला देती है। मोक्ष सुहानी की ऐसी हरकत देख उसे घूर कर देखने लगता है और फिर कहता है, बोलना है या नहीं? तो सुहानी अपना सिर झुका के हाँ में अपना सिर हिला देती है। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, बोलो जो बोलना है, फिर हमें चलना भी है। सुहानी उसकी बात सुन अपनी अटकती हुई आवाज में बोलती है, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मोक्ष सुहानी की बात सुन उसके चेहरे को देखने लगता है जो अब नीचे झोंका हुआ था। मोक्ष उसे देख बिना भाव के कहता है, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, तुम बस इतना जान लो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, समझी? सुहानी अब कुछ नहीं कहती। वो कहती भी क्या, मोक्ष कह सच ही रहा था। ये जिंदगी उसी ने सुहानी को दी थी। अगर उस दिन मोक्ष उसे नहीं बचता तो वो गुंडे उससे मार ही देते। मोक्ष अब सुहानी का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाता है। मोक्ष सुहानी को बाहर लाता है। उसे बाहर केविन मान खड़े मिल जाते हैं। मोक्ष बिना उनकी तरफ देखे बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मान केविन दोनों एक दूसरे को देखने में अपना सिर हिला देते हैं। मोक्ष कार के पास आ पीछे का डोर ओपन कर सुहानी को अंदर बैठता है, फिर दूसरी तरफ आ खुद भी बैठ जाता है। मान केविन भी कार में आके बैठ जाता है। केविन कार ड्राइव करता है और मान पैसेंजर सीट में बैठ जाता है। उनकी कार वहां से निकल जाती है। करीब आधा घंटे बाद उनकी कार रजिस्टर ऑफिस के बाहर खड़ी थी। केविन ने ही सारी तैयारी की हुई थी। सुहानी की उम्र 17 थी, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र बढ़ा रखी थी। सुहानी मोक्ष अंदर रजिस्ट्रार के सामने खड़े थे। वो उनके सामने एक फाइल बढ़ता है और उस पर साइन करने को कहता है। पहले मोक्ष साइन करता है, फिर सुहानी की तरफ पेन करता है।
सुहानी कांपते हाथों से पेन पकड़ती है, मोक्ष उसके हाथों को कस के पकड़ता है। सुहानी एक नज़र मोक्ष को देख साइन कर देती है, फिर वो दोनों फोटो क्लिक करते हैं। कुछ देर बाद मोक्ष सुहानी के हाथ में उनके मैरिज सर्टिफिकेट थे। अब वो लोग वहां से निकल बाहर आते हैं और वापस कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े शिव मंदिर में आके रुकती है। मंदिर को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत सजाया हुआ था। मोक्ष सुहानी से पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहता था, जिसे शादी जैसे रिश्तों में यकीन नहीं था। आज वो पूरे रीति के साथ सुहानी से शादी कर रहा था, पर वो क्यों कोई नहीं जानता था। मोक्ष सुहानी अब आके हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं। उनके सामने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ देर में पंडित जी उन्हें फेरों के लिए बोलते हैं तो मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और फेरे लेने लगता है। पहले 4 फेरों में मोक्ष आगे चलता है और बाकी के 3 फेरों में सुहानी आगे चलती है। 7 फेरे होने के बाद वो दोनों वापस अपनी जगह में बैठ जाते हैं। पंडित जी मोक्ष की तरफ सिंदूर बढ़ाकर वधू की मांग में सिंदूर भरने का बोलते हैं तो मोक्ष सिंदूर लेकर सुहानी की मांग में सजा देता है। सिंदूर भरते वक्त थोड़ा सिंदूर सुहानी के नाक पर भी गिर जाता है। पंडित जी मुस्कुराकर सुहानी को देख कहते हैं, बेटा तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा। सुहानी उनकी बात सुन पंडित जी को देखने लगती है तो पंडित जी उन्हें उसके नाक में गिरे सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारी मांग में भरा हुआ सिंदूर हल्का तुम्हारी नाक में भी गिर गया है, जिसका साफ मतलब है तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा, इतना कि सबकी बुरी नजरों से बचा के रखेगा। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा सेवियर बनेगा। पंडित जी की बात सुन सुहानी मोक्ष की तरफ देखने लगती है। मान केवन भी पंडित जी की बात सुन रहे होते हैं, वो भी मोक्ष को देखने लगते हैं। मोक्ष पंडित जी की तरफ घूर के देखता है तो पंडित जी घबरा जाते हैं और डरते हुए मोक्ष को मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं तो मोक्ष केवन की तरफ देखता है। केवन जल्दी से एक बॉक्स निकल मोक्ष को देता है। मोक्ष उसे खोल, उसमें से मंगलसूत्र निकलता है जिसमें बड़े यूनिक तरीके से एम्स लिखा हुआ था। ये मंगलसूत्र विद पेंडेंट था, जिसे मोक्ष के कहने पर ही केवन ने रातों रात बनवाया था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी शादी संपन्न हुई कहते हैं। मोक्ष सुहानी की तरफ देखता है जो अपनी जग में बैठी हुई हवन कुंड को देख रही थी। मोक्ष अब सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। सुहानी की आंखें इस वक्त हल्की नम थी। मोक्ष सुहानी को देख उसे शिव पार्वती के सामने खड़ा करता है। वो दोनों वहां हाथ जोड़ बाहर आ जाते हैं। मोक्ष सुहानी को देखता है जिसकी नजरें झुकी हुई थी और आंखों में आंसू थे। मोक्ष सुहानी को ऐसे देख अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। मोक्ष को सुहानी के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। मोक्ष अपनी आंखें बंद करता है। 2 मिनट बाद मोक्ष अपनी आंखें खोल सुहानी के पास आओ से कंधे से पकड़ अपनी तरफ करके पूछता है, रैबिट क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है? सुहानी मोक्ष के ऐसे पूछने पर सुहानी अब और जोर से रोने लगती है। मोक्ष उसको ऐसे रोता देख उसे बेचैनी होने लगती है। वो सुहानी को खींच के अपने सीने से लगा देता है। मान केवन भी सुहानी को ऐसा रोता देख थोड़ा परेशान होने लगते हैं। मोक्ष सुहानी के बालों में हाथ फेरने लगता है। मोक्ष सुहानी को प्यार से पूछता है, बच्चा क्या हुआ? फिर उसको अपने से थोड़ा दूर करते हुए बोलता है, बच्चा लुक एट में। सुहानी मोक्ष को अपनी भीगी पलकों से देखने लगती है। मोक्ष सुहानी के आंसू पोंछते हुए पूछता है, बच्चा अब तुम हमें बताओगी नहीं? तुम रो क्यों रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा? शिव मंदिर। सुहानी मोक्ष को अपनी भीगी पलकों से देखने लगती है। मोक्ष सुहानी के आंसू पोंछते हुए पूछता है, बच्चा अब तुम हमें बताओगी नहीं? तुम रो क्यों रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा? सुहानी मोक्ष की बात सुन सिसकते हुए बोलती है, वो आपने मुझे इतने प्यार से पूछा ना, इसलिए। सुहानी की बात सुन मोक्ष के साथ साथ केवन मान का मन तो कर रहा था कि वो अपना सिर किसी दीवार में दे मारे। मतलब ये लड़की इतनी देर से इसलिए रो रही थी क्योंकि इसे प्यार से पूछा था, मतलब हद है। सुहानी मोक्ष को देख आगे कहती है, वो मैं जिस अनाथ आश्रम में रहती थी ना, वहां गीता के अलावा कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। सब मुझसे नफरत करते थे। मैंने ना गीता से भी पूछा था सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं, तो गीता ने मुझे बताया था कि मैं खूबसूरत हूं ना, इसलिए। तो मैंने गीता से पूछा अगर मैं कम खूबसूरत दिखूंगी तो सब क्या मुझसे दोस्ती करेंगे? तो गीता ने कहा दोस्ती दिल की जाती है और वो लोग तुम्हें कभी दिल से दोस्त नहीं मानेंगे। सुहानी ये बोलते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। मोक्ष को सुहानी को देख प्यार आ रहा था, बट वो ये जाता नहीं सकता था। केवन मान को तो वो बहुत क्यूट लगती है। मान सुहानी को देख कहता है, कोई बात नहीं रैबिट, हम है न तुम्हारे दोस्त। मान की बात सुनकर मोक्ष को बहुत गुस्सा आता है। वो क्यों वो भी नहीं जानता था, लेकिन सुहानी मान को देख अपना सिर नामे हिलाकर कहती है, नहीं आप मेरे दोस्त नहीं हो। मान का तो उसकी बात सुन चेहरा ही लटक जाता है, लेकिन फिर सुहानी की बात सुन मान की आंखों में नमी तैर जाती है। सुहानी मान को देख कहती है, आप मेरे दोस्त नहीं, आप मेरे भाई हो। फिर थोड़ा मायूस होके, वो मेरा कोई भाई नहीं है ना, मैं अनाथ हूं ना, तो आप मेरे भाई बन जाओ। सुहानी की बात सुन मान के आंखें नम हो जाती है और मान सुहानी के पास आओ से अपने सीने से लगा के कहता है, हाँ प्रिंसेस, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर रुक कर, मैं ही नहीं ये भी तुम्हारा भाई है। मान केवन की तरफ इशारा करता है। केवन भी सुहानी को देख उसके पास आके उसके सिर पर हाथ फेर कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैं भी तुम्हारा भी हूँ। सुहानी खुश हो जाती है और कहती, सच्ची भाई? मान भी उसके सिर में हाथ फेर, मुच्ची बच्चा। मोक्ष तो सुहानी की बात सुन उसे बिना भाव के देख रहा था, परंतु उसकी आंखों में कहीं अनकहे छुपे भाव देख रहे थे जिसे कोई नहीं पढ़ पाता। केवन मोक्ष को देख पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मोक्ष केवन को देख अपने आप को नॉर्मल कर हाँ में अपना सिर हिला देता है। केवन मोक्ष को देखता है जो सुहानी को ही देखे जा रहा था, कोई बात है क्या जो तुझे पता हो हमें नहीं?
मोक्ष अब केविन को देखने लगता है। केविन मोक्ष को देख पूछता है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मोक्ष अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। केविन मोक्ष को अपनी तरफ करते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मान और सुहानी भी अब उनकी तरफ देखने लगते हैं। मान केविन से पूछता है, क्या हुआ विन, तुम मोक्ष को ऐसे क्यों कह रहे हो? मोक्ष अब केविन की तरफ देख अपनी रूड वॉइस में कहता है, तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो? असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बन के रहो। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको, समझे? मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़कर कार की तरफ ले जाता है। मान केविन को देख कहता है, तुम उसकी बात बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना वो कैसा है? केविन हाँ में अपना सिर हिला देता है, फिर अपने मन में कहता है, मुझे पता है मोक्ष, तुमने ये जानबूझकर बोला है ताकि तुम मेरे सवालों से बच सको। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम कब क्या बोलते हो और क्यों बोलते हो। ये बात बिल्कुल सही थी। मान भी मोक्ष को उतना नहीं जाता था जितना केविन। भले ही मान मोक्ष को केविन से पहले जनता हो, पर वो मोक्ष को उतना नहीं पहचान पाता था जितना केविन। केविन तो मोक्ष के आंखों तक को पढ़ लेता था, इसीलिए तो मोक्ष ने केविन को इतना कुछ कह दिया था, क्योंकि वो जान चुका था केविन जरूर उसकी आंखों को पढ़ लिया होगा। इधर गाड़ी में मोक्ष ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वो सीट के पीछे लीन होकर अपनी आंखें बंद की हुए था। साफ पता चल रहा था उसने जो अभी केविन से बात की है उसको अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। सुहानी तो कार की खिड़की में चिपकी हुई उसी को देखे जा रही थी। मोक्ष को जब यह महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो अपनी आंख खोल सुहानी को देखने लगता है। सुहानी जो उसे ही देख रही थी, मोक्ष के देखने पर वो अपनी नजरें झुका लेती है। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, रैबिट इधर आओ मेरे पास। सुहानी डरते हुए उसे देख रही थी। भले ही उसे पता था मोक्ष उसे कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसे डर लग रहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। मोक्ष सुहानी को ना आता देख उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है, पर सुहानी ने तो अपना सिर नीचे किया हुआ था। मोक्ष सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़कर खींच के उससे अपनी गोद में बैठा देता है। सुहानी तो हैरान नजरों से देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को खुद पर यूं हैरानी से देखता देखकर पूछता है, क्या हुआ, क्यों देख रही हो ऐसा? सुहानी डरते हुए कहती है, कुछ नहीं। मोक्ष अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा देता है। सुहानी उसे देख कहती, वो आपने उन अंग्रेज भैया को क्यों डांटा? सुहानी को केविन का नाम पता नहीं था, और केविन भले ही इंडियन था लेकिन उसकी शक्ल को देख सब उसे फॉरेनर समझते थे। मोक्ष सुहानी की बात सुन मुस्कुराने लगता है। वो सुहानी के चिक्स को खींचते हुए कहता है, वो अंग्रेज नहीं है, उसका नाम केविन है। मोक्ष के गाल खींचने पर सुहानी अपने गालों में हाथ लगाते हुए दर्द हो रहा है। मोक्ष उसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए अंगूठे से वहां पर सहलाने लगता है। सुहानी मोक्ष को देख अपने होंठों का पाउट बनाकर कहती, सुनिए ना, आपने उन भाई को डांटा तो क्या अब वो आपसे नाराज होंगे? जब गीता भी मुझसे नाराज होती थी तो वो मुझसे पूरे एक दिन तक बात नहीं करती थी, तो क्या भाई भी आपसे एक दिन तक बात नहीं करेंगे? सुहानी मोक्ष को देख अपने होंठों का पाउट बनाकर कहती, सुनिए ना, आपने उन भाई को डांटा तो क्या अब वो आपसे नाराज होंगे? जब गीता भी मुझसे नाराज होती थी तो वो मुझसे पूरे एक दिन तक बात नहीं करती थी, तो क्या भाई भी आपसे एक दिन तक बात नहीं करेंगे? मोक्ष सुहानी के होंठों को देखता है जिनका उसने अभी पाउट बनाया हुआ था, और वो अभी उसे ही देख रही थी। मोक्ष सुहानी को ऐसे देख उसे अजीब सी फीलिंग का एहसास होने लगता है। वो सुहानी को अपने सीने से चिपकते हुए कहता है, जहां दोस्तों के बीच में प्यार होता है ना रैबिट, वहां नाराज होना लाजमी है, और तुम चिंता मत करो, वो भी मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। जैसे तुम्हारी दोस्त गीता तुमसे अगले दिन बात कर देती थी ना, वो भी कर देगा। सुहानी उसकी बात सुन उसके सीने से अपना सिर बाहर निकलकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। मोक्ष उसे ऐसा देखता देख उसे वापस अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। उसे सुहानी का ऐसा देखना अपने अंदर अलग सी बेचैनी होने लगती है, और ऐसा क्यों था उसे जानकर भी अनजान बन रहा था। मान केविन भी कार में आ जाते हैं। मोक्ष एक नज़र केविन को देखता है, केविन भी मोक्ष को देखता है, लेकिन फिर अपनी नजरें फेर लेता है और ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। वो बिना मोक्ष को देखे कहता है, बॉस कहाँ जाना? केविन के ऐसे कहने पर मोक्ष अपने हाथों की मुठ्ठियां कस देता है, क्योंकि केविन हमेशा ऑफिस के बाहर उसे मोक्ष कहकर ही बुलाता था और हमेशा उसकी आंखों में देखकर बात करता था, लेकिन आज केविन उसको बिना देखे बात कर रहा था, वो भी बॉस कहकर। मान भी उन दोनों को एक नज़र देखता है। उसे पता था वो दोनों एक दूसरे से अभी नाराज है, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए वो भी अभी कुछ न कहना ही बेहतर समझता है। मोक्ष बस एक ही शब्द बोलता है, पैलेस। मोक्ष की बात सुन केविन एक नज़र रियल व्यू मिरर से पीछे देखता तो मोक्ष अब सीट से पीछे टिक कर अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसकी गोद में सुहानी अपना सिर बाहर निकले केविन को टुकुर टुकुर देख रही थी। केविन सुहानी को देख एक छोटी सी स्माइल करता है, तभी मोक्ष की आवाज उसके कानों में पड़ती है, रैबिट सो जाओ थोड़ी देर। मोक्ष की बात सुन सुहानी वापस अपना सिर उसके सीने में छुपा लेती है। मोक्ष भी उसके बालों को सहलाने लगता है। केविन दोनों को ऐसे साथ देख हल्की सी स्माइल कर अब कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। मोक्ष अपनी आंख खोल केविन को एक नज़र देखता है और वापस अपनी आंखें बंद कर देता है। अब भाई दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, चाहे वो लड़े झगड़े पर अपने दोस्त को खुशी देख वो भी कैसे खुश न हुए। करीब 1 घंटे के सफर के बाद उनकी कार खुराना पैलेस के बाहर आके रुकती है। मान को हॉस्पिटल में कुछ अर्जेंट केस आ गया था, इसलिए वो रास्ते से ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। केविन कार से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलता है।
मोक्ष अपनी गोद में छुपी उस खरगोश को देखता है जो किसी छोटे बच्चे की तरह मोक्ष की शर्ट को अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी में कस के पकड़े हुए सोई हुई थी। मोक्ष के फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कार से बाहर आता है और अपने कदम पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। दरवाजे के बाहर मोक्ष की गोद में सुहानी थी तो केविन दूर बेल बजता है। अंदर सभी लोग हॉल में बैठे थे। डोर बेल की आवाज सुन निहारिका जी दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा होती है। जैसे ही निहारिका जी दरवाजा खोलती है उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। राज जी निहारिका को ऐसे दरवाजे पर खड़ा देख पूछते हैं, नेहा, निहारिका जी का निक नेम क्या हुआ, कौन आया हुआ है? निहारिका जी राज जी की आवाज सुन होश में आके उनकी तरफ देखती है और कहती है मोक्ष है। तो राज जी अपनी जगह से खड़े होकर उनकी तरफ जाते हुए बोलते हैं, तो क्या हुआ, अंदर आने दो उन्हें। वो अभी इतना ही बोले थे कि उनकी नजर भी मोक्ष पर जाती है। फिर उसकी गोद में किसी लड़की को देख वो चौंकते हुए बोले, मोक्ष ये तुम्हारी गोद में ये लड़की कौन है, और वो भी शादी के जोड़े में? राज जी की आवाज सुन सुहानी की नींद खुल जाती है और वह अपने चेहरे को मोक्ष के सीने में रफ करके अपना सिर बाहर निकल मोक्ष को देखती है। मोक्ष उसकी हरकत देख उसे ही देखता रहता है। सुहानी अभी किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। निहारिका जी तो सुहानी को देखे जा रही थी, उनको वो बहुत मासूम दिख रही थी। राज जी मोक्ष को देख फिर से पूछते हैं, मोक्ष मैंने कुछ पूछा तुमसे, ये कौन है, किसकी बीवी भागा के लाए हो तुम? उनकी बात सुन सुहानी की नजर अब उन पर जाती है। वो सब अब उसे देखने लगते हैं। सबको ऐसा खुरता देख सुहानी डर से फिर से मोक्ष के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। मोक्ष तो राज जी की बात सुन उसकी आंखें छोटी हो जाती है। केविन सबको देख कहता है, मॉम डैड रिलैक्स, ये आपकी बहू है, मोक्ष की लिटिल वाइफ रैबिट, आई मीन सुहानी, मोक्ष खुराना। केविन की बात सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं और मोक्ष को आंखें फाड़े देखने लग जाते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मोक्ष कुछ कहता कि पीछे से आवाज आती है, किसी की बीबी आई है, मुझे भी बताओ। आर्यन पीछे से अपनी आंखों में चमक लिए बोलता है, केविन एरियन को देख, छोटे तू कब आया? आर्यन केविन को देख भाग के उसके ऊपर कूद जाता है और कस के केविन को गले लगा लेता है। दरअसल केविन खुराना पैलेस में ही रहता है, क्योंकि केविन अनाथ था तो मोक्ष ही उसे यहाँ लेके आया था। निहारिका जी और राज जी ने उसे अपने बच्चे की तरह रखा था और उन्होंने ही उसे आर्यन और मोक्ष की तरह उनको मॉम डैड कहने को कहा था। केविन को तो मॉम डैड का प्यार कभी मिला ही नहीं था। जब राज निहारिका जी ने उन्हें मॉम डैड कहने को कहा तो उसे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि उसे भी मॉम डैड मिल सकते हैं। उसने मोक्ष की तरफ देखा तो मोक्ष ने उसे पलके झपका दी, जिसे देख केविन झट से उनके गले लग जाता है। उसे तो खुशी हो रही थी कि अब उसकी भी फैमिली है। केविन आर्यन के साथ हमेशा एक भाई और दोस्त की तरह रहता था। वो इतना अटैच मोक्ष से नहीं था जितना केविन से था। केविन भी आर्यन को पकड़ते हुए बोला, छोटे अब तुम बच्चे नहीं रहे जो ऐसे मेरी गोद में कूद रहे हो। केविन की बात सुन आर्यन अपने सिर को उसके कंधे से बाहर निकलता है तो केविन आर्यन को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि आर्यन की आंखों में आंसू थे। केविन आर्यन के आंसू देख थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या हुआ छोटे, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या? केविन आर्यन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। यूं कह सकते हैं जब भी आर्यन को मोक्ष से डांट पड़ती थी तो वो हमेशा केविन के पीछे चिप जाया करता था, क्योंकि उसे पता रहता था केविन उसे बचा ही लेगा, और होता भी वही था। आर्यन अपना सिर नामे हिलाकर कहता है, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। आर्यन की बात सुन केविन उसके बाल बिगड़ते हुए बोला, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, चल नीचे उतर, तुम भरी हो गए हो अब। आर्यन का तो मुंह बन जाता है और वो केविन की गोद से नीचे उतरता है। तब जाके उसकी नजर मोक्ष पर जाती है। फिर उसकी गोद में छुपी छोटी लड़की पर, वो अभी भी अपना सिर छुपाए मोक्ष के सीने से लगी थी। आर्यन उसे देख मोक्ष की तरफ देख के कहता है, भाई ये बन्नी कौन है? आर्यन की आवाज सुन सुहानी मोक्ष के सीने से अपना सिर हल्का सा निकल के आर्यन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। आर्यन उसे देख, भाई ये तो सच में बन्नी की तरह है, कौन है ये? तो केविन आर्यन को देख, तुम्हारी भाभी है। आर्यन आंखें फाड़े मोक्ष को देखने लगता है। मोक्ष अब सबकी नजरों को खुद पर देख बिना किसी भाव के कहता है, ये मेरी वाइफ है मिसेस सुहानी, मोक्ष खुराना। सुहानी तो मोक्ष के मुंह से अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ता देख उसे अपने अंदर अलग सी फीलिंग हो रही थी। उसने आज तक अपने नाम के पीछे कोई भी सरनेम नहीं लगा था और आज उसे अपना नाम मोक्ष के नाम से जोड़ता देख खुशी हो रही थी। वही सब मोक्ष की बात सुन उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, क्योंकि किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे शादी करेगा। निहारिका जी तो यही सोच रही थी कि जब भी उसे शादी के लिए पूछा जाता था तो वह हमेशा यही कहता था उसे ये शादी जैसे रिश्तों में यकीन नहीं है, और आज वो बिना किसी को बताए शादी करके आया है। खुराना पैलेस, ये मेरी वाइफ है मिसेस सुहानी, मोक्ष खुराना। सुहानी तो मोक्ष के मुंह से अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ता देख उसे अपने अंदर अलग सी फीलिंग हो रही थी। उसने आज तक अपने नाम के पीछे कोई भी सरनेम नहीं लगा था और आज उसे अपना नाम मोक्ष के नाम से जोड़ता देख खुशी हो रही थी। वही सब मोक्ष की बात सुन उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, क्योंकि किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे शादी करेगा। निहारिका जी तो यही सोच रही थी कि जब भी उसे शादी के लिए पूछा जाता था तो वह हमेशा यही कहता था उसे ये शादी जैसे रिश्तों में यकीन नहीं है, और आज वो बिना किसी को बताए शादी करके आया है। मोक्ष अब भी सबको ऐसे खुद को घूरता देख सबको इग्नोर कर अंदर आने लगता है। उसने अभी अपना कदम उठाया ही था कि निहारिका जी की आवाज आती है, रुको।
मोक्ष के कदम वहीं हवा में ही रुक जाते हैं। मोक्ष अपने कदम पीछे कर अपनी माँ को देखने लगता है। निहारिका जी मोक्ष को देख कहती है तुम अंदर नहीं आ सकते। उनकी बात सुन सब निहारिका जी को देखने लगते हैं। सुहानी अपनी आंखें नीचे किए हुए अब भी मोक्ष के गोद में थी और वह निहारिका जी की बात सुन डर जाती है और कस के मोक्ष की शर्ट को पकड़ लेती है। मोक्ष सुहानी को एक नजर देख अपनी माँ से कहता मॉम ये सब क्या है। निहारिका जी अपना हाथ दिखा मोक्ष को रोक देती है। मोक्ष चुप हो जाता है। निहारिका जी मुस्कुराकर सुहानी को देख कहती है आज तो मेरी बहू लेके आया है तो ऐसे कैसे अंदर आ सकता है। पहले मुझे मेरी प्यारी सी बहू का गृह प्रवेश तो करने दो। सब अब निहारिका जी को देखने लगते हैं तो निहारिका जी मेड की तरफ देख आरती की थाल और गृह प्रवेश का सामान मंगवाती है। कुछ ही देर में दो में अपने हाथ में गृह प्रवेश का सारा सामना लेके आ जाती है। निहारिका जी आरती की थाल लेके मोक्ष से कहती है मोक्ष सुहानी को नीचे उतारो। मोक्ष अपनी मॉम की बात सुन सुहानी को नीचे उतर खड़ा कर देता है। निहारिका जी मोक्ष और सुहानी की आरती उतार सुहानी से कहती है बेटा अब अपना दायां पैर उठा के इस कलश को गिरा अंदर आ जाओ। सुहानी निहारिका जी की बात सुन वैसे ही करती है। फिर निहारिका जी आलते की थाल की तरफ इशारा कर कहती बेटा अब इसमें पांव रख अंदर आ जाओ। तो सुहानी आलते में पांव रख मोक्ष और सुहानी साथ में अंदर आ जाते हैं। सब लोग तो सुहानी को ही देखे जा रहे थे। सुहानी अपनी नजरें नीचे की हुई खड़ी थी। निहारिका जी सुहानी को देख प्यार से सुहानी के सिरे हाथ फेरती है। सुहानी किसी का प्यार भरा स्नेह पाकर सिर उठा के देखती है। सुहानी निहारिका जी को देखती है। निहारिका जी सुहानी को देख कहती है बेटा डरो मत हम सब तुम्हारी ही फैमिली है। निहारिका जी की बात सुन सुहानी नम आंखों से निहारिका जी को देखने लगती है तो आर्यन सुहानी को देख हाँ बन्नी जैसे हम सब एक साथ रहते हैं न वैसे ही आज से तुम भी हमारे साथ इसी घर में रहोगी। ये भी अब तुम्हारा ही घर है। सुहानी अपनी आंखों में आंसू लिए सबको देखती है। फिर निहारिका जी से कहती आंटी आप सच कह रही ये मेरा घर है मेरे पास भी अब घर है। निहारिका जी सुहानी की बात सुन थोड़ा गुस्से से खबरदार आज के बाद मुझे आंटी कहा तो। सुहानी उनका गुस्सा देख थोड़ा पीछे हो जाती है। उसे तो लगा कि निहारिका जी उसके आंटी कहने से उससे नाराज हो गई है। निहारिका जी उसे डरता देख प्यार से उसके गाल में हाथ रख के कहती है बेटा आज से तुम भी मुझे मोक्ष आर्यन और केविन की तरह मॉम बोला कहो या फिर माँ बोलना। तो राज जी भी उसके सिर पर हाथ रख और मैं तुम्हारा डैड तो आज के बाद तुम भी हमारी बेटी हो। सुहानी उनकी बात सुन रोने लगती है और रोते हुए कहती है सच में मेरे पास भी अब मम्मी पापा है। सुहानी की बात सुन निहारिका जी और राज जी मोक्ष को देखने लगते हैं जैसे पूछ रहे हो सुहानी क्या कह रही। मोक्ष उनकी नजरों को समझ के उनसे कहता है सुहानी अनाथ है उसके मॉम डैड नहीं है। उनकी बात सुन सबको सुहानी के लिए बुरा लगता है। निहारिका जी सुहानी को गले लगाते हुए कहती है बेटा कोई बात नहीं आज से कोई तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा। अब से तुम्हारा भी परिवार है हम सब तुम्हारा परिवार है। निहारिका जी के गले लगाने से सुहानी कस को उन्हें गले लगा लेती है और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सुहानी रोते हुए कहती क्या आप सच कह रही हैं मैं आपको माँ बुला सकती हूँ। निहारिका जी सुहानी को अपने से दूर करते हुए हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर निहारिका जी सुहानी को चुप कराते हुए नहीं बेटा अब से रोना मत। अब से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। निहारिका जी बात सुन सुहानी हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर निहारिका जी सुहानी के माथे में किस कर उसे चुप करा देती है। कुछ देर में सुहानी भी चुप हो जाती है। निहारिका जी अब सुहानी और मोक्ष से कहती बेटा तुम दोनों अब ऊपर अपने कमरे में जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ कुछ देर में डिनर का टाइम हो जाएगा। मोक्ष अपनी मॉम की बात सुन सुहानी को अपने साथ कमरे की तरफ आ जाता है। मोक्ष का कमरा सुहानी मोक्ष कमरे में आते हैं। सुहानी तो कमरे को देख चौंक जाती है और आंखें फाड़े रूम को देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को ऐसे देख पूछता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो सुहानी मोक्ष को देख पूछती है ये कमरा सिर्फ आपका है या और कोई भी रहता है यहाँ। सुहानी की बात सुन मोक्ष सुहानी को देख कहता है नहीं ये सिर्फ मेरा कमरा है और मैं ही रहता हूँ यहाँ। मोक्ष की बात सुन सुहानी अब और चौंक जाती है। फिर कहती लेकिन इतने बड़े कमरे में आप अकेले रहते हैं मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ तो इतने बड़े कमरे में 1012 लोग आ जाए। मोक्ष सुहानी को अजीब नजरों से देखने लगता है। उसे सुहानी की बचकानी बातें समझ में ही नहीं आती। वो सुहानी को देख औक चलो बाकी की बातें बाद में करना पहले तुम जाके फ्रेश हो जाओ फिर डिनर कर तुम्हें दवाई भी लेनी है फिर सो जाना तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुए है। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसकी तरफ देख मायूस सा चेहरा बनाकर कहती है पर मेरे पास कपड़े ही नहीं है। फिर अपने लहंगे की तरफ देख मैं इसे ही नहीं पहन सकती ये बहुत भारी है और इसमें चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। सुहानी की बात सुन मोक्ष सुहानी को देखने लगता है। उसे भी सुहानी की बात सही लगती है। वो फिर अपने कबर्ड से अपनी एक शर्ट निकाल सुहानी को देते हुए बोला लो आज इसे पहन लेना कल मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा। सुहानी उसकी शर्ट देख हाँ में अपना सिर हिला देती है। सुहानी अब वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी दरवाजा बंद कर जब पीछे मुड़ती है और वहां देख उसकी चीख निकल जाती है। मोक्ष उसकी चीख सुन वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दरवाजे पर नॉक करता है और आवाज देने लगता है रैबिट क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मोक्ष फिर से नॉक करता है लेकिन फिर भी सुहानी दरवाजा नहीं खोलती। मोक्ष को थोड़ा घबरा जाता है और वह ड्रावर से वॉशरूम की दूसरी चाबी लेके डोर खोलता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
मोक्ष का कमरा। मोक्ष फिर से नॉक करता है लेकिन फिर भी सुहानी दरवाजा नहीं खोलती। मोक्ष को थोड़ा घबरा जाता है और वह ड्रावर से वॉशरूम की दूसरी चाबी लेके डोर खोलता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोक्ष जब बाथरूम के अंदर आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो देखता है कि सुहानी बाथटब के अंदर बैठी पानी के साथ मजे से खेल रही थी। असल में हुआ यूं था कि जब सुहानी बाथरूम आए तो पहले तो वो बाथरूम को देख डर गई थी, क्योंकि बाथरूम था ही इतना बड़ा। वो चारों तरफ घूम घूम के बाथरूम को देखे जा रही थी कि उसकी नज़र बाथटब में पड़ी जो बहुत बड़ा था। जब उसने उसे देख तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सुहानी ने बाथटब तो देखा नहीं था, क्योंकि वो जहां रहती थी वहां तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। बस एक बाल्टी थी और एक नल था, बस उसके सिवा वहां के बाथरूम में उसने कुछ नहीं देखा था। और यहाँ तो इतना बड़ा बाथटब था। वो उसे स्विमिंग पूल की तरह उसमें खड़ी हो गई, लेकिन जब उसने देख उसमें पानी कुछ ज्यादा नहीं था, उसके घुटनों के ऊपर तक आ रहा था, तो वो उसमें बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो उसमें बैठ पानी उसके मुंह तक आया, लेकिन वो तुरंत उठी। लेकिन फिर बैठी। उसे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में उसे मजा आने लगा और वहां खेलने लगी। मोक्ष सुहानी को देख अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, लेकिन सुहानी तो पानी के साथ खेलने में ही गुम थी। उसे तो पता भी नहीं चला कि कोई उसे घूरे जा रहा है। मोक्ष अब सुहानी के पास आ उस बाथटब में सुहानी के सामने से बैठ गया। सुहानी जो अभी अपने में गुम थी, लेकिन उसने जैसे ही मोक्ष को देखा तो वह एकदम से अपनी जगह में जम सी गई। मोक्ष सुहानी को ही घूरे जा रहा था। सुहानी अब बाथटब से एकदम खड़ी हो गई और मोक्ष को देख कहने लगी, आप कब आए यहाँ? मोक्ष उसे उठता देख उसने तुरंत ही सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सुहानी संभल नहीं पाई और सीधा मोक्ष के ऊपर गिर गई। मोक्ष ने भी सुहानी को उसके कमर पकड़ लिया। मोक्ष सुहानी को देखते हुए, जब तुम इस टब में खेलने खोई हुई थी। मोक्ष की बात सुन सुहानी उससे मासूम सा चेहरा बनाए देखने लगती है। मोक्ष तो सुहानी को ही देखे जा रहा था। सुहानी जो पानी में रहने के कारण उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे और उसके शरीर से पूरी तरह से चिप चुके थे। मोक्ष तो उसे अपनी इंटेंस नजरों से ही देखे जा रहा था। उसे अब अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा था और सुहानी तो उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो अभी मोक्ष के ऊपर किस हालत में है और मोक्ष पर उसका कैसे असर हो रहा है। मोक्ष सुहानी को देख जा रहा था। जब मोक्ष ने सुहानी के मासूम चेहरे को देखा तो उसे उसकी मासूमियत में बहुत प्यार आ रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज की दुनिया में इतनी मासूम दिखने वाली लड़की भी हो सकती है। उसने सुहानी को देख प्यार से उसके फिरहेड पर किस किया, जिसके एहसास से ही सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर दी। मोक्ष ने सुहानी की बंद आंखें देखे तो बारी बारी उसकी दोनों आंखों को भी चूम लिया। सुहानी तो टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। मोक्ष उसे ऐसा देखत पा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मोक्ष से जब रहा नहीं गया तो उसने कस के सुहानी को अपने गले लगा लिया, फिर अपनी धीमी आवाज में बोला, रैबिट तुम मुझे ऐसे मत देखा करो। उसकी बात सुन सुहानी अपनी मासूमियत से बोली, क्यों, मैं आपको कैसे नहीं देखूं? सुहानी मोक्ष से अलग होकर उसकी तरफ देख कहती है, क्या आपको मेरा देखना पसंद नहीं है? अब उसकी आवाज में उदासी थी। उसे तो लग रहा था मोक्ष को उसे उसको देखना पसंद नहीं है और वह चाहता है कि सुहानी उसे न देखे। उसकी उदासी देख मोक्ष सुहानी के गालों में हाथ रख सुहानी को देख कहता है, बच्चा जैसे तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है, मुझे देखना पसंद है। सुहानी हैरान हो जाती है। वो तो ये अपने मन में सोच रही थी, फिर मोक्ष को उसके मन की बात कैसे पता? वो अपने मन में सोचने लगी, कहीं इन्हें जादू टोना तो नहीं आता ना। मोक्ष उसे देख फिर से बोला, नहीं मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। सुहानी फिर से हैरान होकर मोक्ष को देखने लगी और फिर बोली, आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली, मैं क्या सोच रही? मोक्ष ने सुहानी के गाल खींचते हुए कहा, बस पता चल गई तुम्हें देखकर। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है, फिर कहती है, पर अब मैं आपको नहीं देख सकती ना, आपने मुझे मना किया है देखने को। मैंने कब मना किया? मोक्ष ने भी एकदम से कहा। तो सुहानी ने मोक्ष को देख कहा, अभी तो कहा था आपने मुझे कि मैं आपको ऐसे ना देखूं। मोक्ष ने सुहानी के गालों में किस करते हुए कहा, बच्चा वो मैंने दूसरे उससे कहा था। सुहानी ने मोक्ष को देख, कौन से दूसरे उससे? मुझे समझ एने चाहे आया। अब सुहानी को कौन बताए कि उसका मोक्ष को यूं देखना मोक्ष के दिल में हलचल मचा देता है। अब सुहानी ठहरी नादान, वो थी भी सिर्फ 17 की और उसको तो सही गलत की समझ नहीं थी, तो उसे मोक्ष के दिल का हाल कहां से समझ आता। मोक्ष ना में अपना सिर हिला देता और सुहानी को अपनी गोद में उठा के बाथटब से बाहर निकलता है। उसके उठाने से भी सुहानी उसके गले के चारों तरफ अपनी बाहें फैला देती है। मोक्ष अब उसके कपड़े चेंज करने लगता है, क्योंकि सुहानी तो अब भी बाथटब में बैठने की जिद कर रही थी और मोक्ष जानता था कि सुहानी अगर ज्यादा देर पानी में रही तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वैसे भी सुहानी अभी भी वीक थी, इसलिए उसने सुहानी को डांटकर उसे चुप रहने को कह दिया था। मोक्ष सुहानी के कपड़े बदलने लगता है। इस बीच वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था यह मोक्ष ही जानता था। उसने सुहानी का लहंगा उतर दिया, क्योंकि सुहानी लहंगे ही में बाथटब में बैठी थी। उसने उसके पूरे कपड़े उतार उसे टॉवल से साफ कर अपनी शर्ट जो उसी ने दी थी उसे सुहानी को पहना देता है। उसने एक नज़र सुहानी को देख जो उसके शर्ट में थी, जो उसके थाई तक आ रही थी और उसमें बहुत ढीली भी हो रही थी और उसके कंधे से बार बार सरक रही थी। मोक्ष ने एक गहरी सांस भरी। वो खुद को रोक रहा था, लेकिन सुहानी ने उसकी बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी, क्योंकि सुहानी अब मोक्ष के शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतार रही थी। मोक्ष उसके हाथों को पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, रैबिट तुम ये क्या कर रही हो?
सुहानी अपना पप्पी फेस बनाकर, आप भी भीगे हो तो आपकी भी तो तबीयत खराब हो सकती है ना, तो मैं भी आपके कपड़े चेंज कर रही हूँ। मोक्ष ने सुहानी से अपनी शर्ट छुड़ाते हुए कहा, मैं खुद कर लूंगा और चोट तुम्हें लगी थी, मुझे नहीं, जाओ तुम बाहर वेट करो। सुहानी मोक्ष को देख कहती है, क्या जाओ, आपने भी तो मेरे कपड़े खुद चेंज किए ना, तो मुझे भी अब आपके कपड़े चेंज करने हैं। सुहानी की बात सुन मोक्ष को अब खुद में ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सुहानी के कपड़े चेंज किया, पर वो बेचारा भी करता भी क्या, सुहानी तो बाथटब में जाने की जिद किए जा रही थी। मोक्ष सुहानी से थोड़ा दूर होते हुए, देखो रैबिट, मैंने अपने कपड़े नहीं लाए हुए हैं, तो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुहानी भी अब जिद करते हुए नाना में अपन सिर हिला देती है और बाथरोब की तरफ इशारा करते हुए, ये है ना, इसे पहन लेना। मोक्ष अब सुहानी की जिद देख पीछे जाने लगता है तो सुहानी भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोक्ष सुहानी को अपनी तरफ आता देख पीछे पीछे होके दीवार से लग जाता है। सुहानी भी अब उसके करीब आ जाती है, पर उसने जो मोक्ष की शर्ट पहनी हुई थी उसका कंधा नीचे सरक गया था। सुहानी अब मोक्ष के सामने आ जाती है और उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख अपने मन में, बच्चा तुम मानती क्यों नहीं हो, तुम अगर मेरे सामने ऐसे रहोगी तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा, पहले ही खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुहानी को अब ये कौन समझाए, उसे तो कोई खबर ही नहीं थी इसकी उसकी ये हरकत उसी पर भरी पड़ सकती है। सुहानी मोक्ष के शर्ट के बटन खोलने लगती है तो मोक्ष सुहानी को देखने लगता है। उसकी नजर तो सुहानी के गले में थी, क्योंकि सुहानी की शर्ट के सरकने से सुहानी की अब क्लीवेज साफ दिख रही थी। मोक्ष अपनी आंखें बंद कर अपनी हाथों की मुठ्ठियां कस देता है और सुहानी तो अपने में लगी थी। अब तक सुहानी मोक्ष के शर्ट के लगभग सारे बटन खोल ही दिए थे, बस लास्ट बचा था। उसने जैसे ही उसको खोला, मोक्ष ने अपनी आंखों खोलकर सुहानी को कंधे से पकड़कर पलट के उसे दीवार से लगा दिया और उसे देखने लगा। अचानक हुए इस एक्शन से सुहानी को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर दी थी, क्योंकि मोक्ष ने उसे पलटा ही इतनी स्पीड से था। सुहानी को तो कुछ समझ में नहीं आया, वो अभी अपनी आंखें बंद किए हुए थी कि उसकी कानों में मोक्ष की मदहोश करने वाली आवाज पड़ी, जो कह रहा था, रैबिट, मैंने कहा था ना तुम बाहर मेरे वेट करो, पर तुम नहीं मानी, सॉरी, अब जो भी होगा। उसकी बात सुन सुहानी ने एक झटके में अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मोक्ष ने तुरंत उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए थे और वो उसे किस किए जा रहा था। उसकी किस पहले सॉफ्ट थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस डीप किस में बदल गई। सुहानी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसको तो यह एहसास पहली बार हो रहा था और वह तो टुकुर टुकुर मोक्ष को ही देखे जा रही थी जिसकी आंखें बंद थी। मोक्ष को जब अपने ऊपर सुहानी की नजर महसूस हुई तो उसने आंख खोल सुहानी को देखा, जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। मोक्ष ने एक हाथ से सुहानी की आंखों में रखा और खुद भी आंखें बंद कर दी। अब सुहानी मोक्ष की किस को फिल करने लगती है। उसने अब कस के मोक्ष की शर्ट पकड़ दी जिसके सारे बटन खुले हुए थे। सुहानी को तो अपने अंदर अलग ही एहसास हो रहे थे, उसने पहली बार इस एहसास को अपने अंदर महसूस किया था। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिन एहसासों को वो अपने अंदर फील कर रही थी उसे तो उसका किस करना अच्छा लग रहा था। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद सुहानी की सांसें उठने लगती है, लेकिन मोक्ष उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब उसे लगा सुहानी सांस ही नहीं ले पा रही तो उसने उसके होठों को आजाद कर दिया। सुहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, वो मोक्ष के सीने से लग जाती है। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। मोक्ष सुहानी के पीठ को सहलाने लगता है, फिर कहता, बच्चा टेक ए डीप ब्रेथ। तो सुहानी लंबी सांस लेती है। कुछ ही देर में उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती और वह मोक्ष को देख कहती है, आपने तो मुझे मार ही दिया था, ऐसे कौन किस्सी देता है। मोक्ष सुहानी की बात सुन हल्का मुस्कुराकर उसके सिर में हाथ फेरते हुए बोलता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बच्चा, बाहर मेरे वेट करो, पर तुम मानी ही नहीं। सुहानी मोक्ष की बात सुन उससे अलग होकर उसे देखने लगती है और अपना होठों का पाउट बनाकर कहती है, पर मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी जैसे आपने मेरी हेल्प की थी। सुहानी की बात सुन मोक्ष कहता है, ठीक है, अगली बार मैं थोड़ा छोटी किस्सी करूंगा, ठीक है। सुहानी भी उसकी बात सुन मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है और मोक्ष उसकी मासूमियत देख उसे अपने सीने से लगा देता है। फिर अपने मन में कहता है, रैबिट, तुम बहुत भोली हो और मासूम भी, मैं किसी को भी तुम्हारी मासूमियत को छीनने नहीं दूंगा, और अगर कभी किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगा, किसी पर भी तुम्हारी गंदी नजर नहीं पड़ने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारा सेवियर बनकर। मोक्ष की आंखें इस वक्त बहुत ही सर्द थी। कुछ देर में मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में उठा के बाथरूम से बाहर लाता है। मोक्ष ने इस वक्त बाथरॉब पहना हुआ था और सुहानी उसके बाथरॉब को अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी से पकड़े हुए उसके सीने से लगी थी। मोक्ष सुहानी को बेड पर बैठा देता है और किसी को कॉल करता है। मोक्ष अब क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद मोक्ष अपने कैजुअल कपड़ों में बाहर आता है। सुहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को घूरे जा रही थी। मोक्ष भी उसकी तरफ देखता है कि तभी उनका डोर नॉक होता है। मोक्ष जाके दरवाजा खोलता है तो बाहर मेड अपना सिर झुकाए खड़ी थी और उसकी हाथों में खाने की प्लेट थी, जो अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष ने ही कॉल करके मंगवाया था। मोक्ष तो चाहता था सुहानी सबके साथ खाना खाए, लेकिन सुहानी के पास कपड़े नहीं थे और उसने अभी मोक्ष की शर्ट पहनी हुई थी और मोक्ष सुहानी को ऐसे नीचे नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपना और सुहानी का खाना यही मंगवा दिया था।
मोक्ष उससे खाने की प्लेट लेता है तो मेड वहां से चली जाती है। मोक्ष खाने की प्लेट लेके अंदर आके उसे कॉफी टेबल में रख देता है और सुहानी को देख कहता है रैबिट खाना खा लो, और खुद सोफे पर बैठ जाता है। सुहानी उसकी बात सुन किसी बच्चे की तरह वो दिखते हुए उसके पास आ उसकी गोद में बैठ जाती है। सुहानी को बचपन से प्यार नहीं मिला था, वो हमेशा प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन जब से सुहानी मोक्ष से मिली थी उसे एक अपनेपन का एहसास होता था। हालांकि शुरू में सुहानी मोक्ष से डरी थी, लेकिन मोक्ष जिस तरह से सुहानी को पैम्पर करता था सुहानी को अब उससे डर नहीं लगता था, वो बेझिझक उसके साथ रहती थी। मोक्ष सुहानी के गोद में बैठने से उसे कमर से होल्ड कर देता है ताकि वो गिरे ना। सुहानी अब मोक्ष के शर्ट के बटन से खेलने लगती है और मोक्ष उसे खाना खिलाने लगता है। सुहानी भी मोक्ष के हाथों से खाने लगती है। मोक्ष एक बाइट उसे खिलाता तो दूसरा बाइट खुद भी खाता है। मोक्ष सुहानी की तरफ देख उसे खिलाते हुए कहता है रैबिट जो कहना है कहो। सुहानी उसकी तरफ देख आपको कैसे पता मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मोक्ष सुहानी के हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला तुम जो ये मेरे बटन के साथ खेले जा रही हो ना और अपने मुंह बनाए जा रही, उससे पता चल रहा है तुम्हें कुछ कहना है। सुहानी उसकी बात सुन अपना छोटा सा मुंह बना के शिकायती लहजे में कहती है आपको पता है हबी, जब मैं अनाथ आश्रम में रहती थी तो मैं वहां हमेशा यही सोचती थी कि खास मेरा भी कोई अपना होता जो मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाता और हमेशा मुझे किसी प्रिंसेस की तरह रखता। मोक्ष तो सुहानी के मुंह से अपने लिए हबी सुन सुहानी को ही देखे जा रहा था। उसे तो सुहानी का उसे हबी बुलाना बहुत अच्छा लगता है, वो उसी को प्यार से देखे जा रहा था। लेकिन तभी उसको सुहानी की बात सुनाई देती है जिससे उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो सुहानी को देखने लगता है जो कह रही होती है आपको पता हबी, अगर मेरा भाई होता तो वो मुझे किसी राजकुमारी की तरह रखते ना, फिर मुझे इस गंदे अनाथ आश्रम में भी नहीं रहना पड़ता। इतना कहकर वो मोक्ष को देखने लगती है, फिर मोक्ष के गालों में हाथ रख कहती है हबी अब आप मुझे मिल गए तो अब कोई मुझे अनाथ नहीं बोलेगा ना। फिर अपनी आंखों में चमक लिए हबी अब तो मेरे पास भी फैमिली है। मोक्ष सुहानी को देखने लगता है जो उसकी आवाज से अपने होश में आया था और अब सुहानी के चेहरे में चमक देख वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला हाँ रैबिट अब आपकी अपनी फैमिली है और अब तुम हमेशा खुश रहोगी और अब कोई भी तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा। मोक्ष की बात सुन सुहानी मोक्ष के गले लग जाती है। मोक्ष सुहानी के बालों में हाथ फेरने लगता है। मोक्ष सुहानी को गोद में उठा अब वॉशरूम ले जाता और उसके मुंह को साफ कर बाहर लेके आता है और बेड में लेटा देता है, फिर उसके माथे को चूम कर रैबिट अब रात बहुत हो गई चलो सो जाओ। इतना कह मोक्ष उठने लगता है तो सुहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। मोक्ष जो अभी पलटा ही था उसके हाथ पकड़ने से उसकी तरफ मुड़ जाता है, फिर उसे देख क्या हुआ बच्चा सोना नहीं है। सुहानी अपनी धीमी आवाज में कहती है हबी मुझे आपके साथ सोना है, मुझे अकेले डर लगता है। मोक्ष सुहानी को देखता है जो किसी 5 साल के छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। मोक्ष उसे देख छोटी सी स्माइल करता है, फिर दूसरी साइड आ उसके बगल में लेट जाता है। तो सुहानी उसे लेता देख झट से उसके ऊपर आ उसके सीने में सिर रख के सो जाती है। मोक्ष उसकी हरकत देख मुकरने लगता है, फिर उसके सिर को सहलाने लगता है। मोक्ष का एक हाथ उसके कमर में था और दूसरे हाथ से वो उसके बालों को सहला रहा था। सुहानी भी उसे पकड़े सो जाती है। मोक्ष को जब अपने सीने में सुहानी की धीमी सांसें महसूस होती है तो वो अपना सिर नीचे कर देखता तो सुहानी किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी टी शर्ट को अपने हाथों में पकड़े किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सोई थी। मोक्ष धीरे से उसे अपने ऊपर से बेड पर लिटाता है और उसके हाथों से अपनी टी शर्ट छोड़ता है, फिर उसे देखता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके हाथों में पिलो पकड़ा देता है ताकि वो जागे ना। मोक्ष एक नज़र उसे देख अपने स्टडी रूम की तरफ आ जाता है और सिगरेट निकल के उसके कस लेने लगता है। अभी उसके फेस में कोई भी भाव नहीं थे और उसकी आंखें एकदम डार्क हो रखी थी। वो लगातार सिगरेट के कस लिए जा रहा था और अपनी आंखें बंद कर अपनी हेड चेयर में लीन हो जाता है। उसने जैसे ही आंखें बंद किया ही थी उसकी आंखों में कुछ यादें फ्लैशबैक होने लगती है। फ्लैशबैक एक बिल्डिंग के कैबिन में 2 लड़के बैठे थे जो साथ में बैठे कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें से एक बोलता है अभी तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते, वो अनाथों की जिंदगी जी रही है, उसे भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि उसका भी कोई अपना है। उस लड़के की बता सुन अभी कहता है मोक्ष तुम जानते हो ना मेरे कितने दुश्मन हैं और अगर गलती से किसी को पता चला वो मेरी बहन है तो तुम जानते हो ना वो लोग उसे मरने की कोशिश करेंगे मुझे तोड़ने के लिए। इससे अच्छा है वो अनाथों की तरह ही रहे, कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। अभी की बात सुन मोक्ष को भी सही लगता है। मोक्ष फिर कुछ सोचकर वैसे तेरी बहन दिखती कैसी है। मोक्ष की बात सुन अभी उसे अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोला क्यों तुझे क्या करना जानकर शादी करूंगा उससे। मोक्ष उसकी बात सुन तपाक से बोलता है। मोक्ष की बात सुन अभी कहता है 12 साल की बच्ची है वो। उसकी बात सुन मोक्ष कहता है तो मैं भी कौन सा अभी शादी करूंगा उससे। उसकी बात सुन अभी कहता है तो तुझे लगता है कि मैं तेरी शादी उससे कराऊंगा। उसकी बात सुन मोक्ष कहता है अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। इतना कह मोक्ष हंसने लगता है। तो अभी उसकी तरफ एक फाइल को उठा के देखता है, फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अभी थोड़ा सीरियस होके मोक्ष अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना, उससे शादी कर, उसका सेवियर हस्बैंड बनना। अभी को सीरियस देख मोक्ष भी सीरियस होके कहता है तुझे कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो ना तुम कौन हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ नहीं कहता है तभी नॉक की आवाज आती है। फ्लैशबैक एंड मोक्ष अपने यादों से बाहर आता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कम इन बोलता है तो केविन अंदर आता है।
मोक्ष वैसे ही अपनी आंखें बंद किए ही बोलता है, क्या हुआ, तुम सोए नहीं? तो केविन मोक्ष को देख कहता है, तुम जब कुछ बताओगे तब तो नींद आएगी ना। मोक्ष अपनी आंखें खोल उसको देखने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रहा हूं? केविन उसकी बात सुन, तुम अच्छे से जानते हो, तुम बाहर लोगों से अपने मुंह से कुछ भी कहो, लेकिन जो तुम अपनी आंखों में छुपाते फिरते हो ना, मैं उसे पढ़ सकता हूँ। और मुझे पता है तुम सुहानी को अब से नहीं पहले से जानते हो, और मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए कुछ देखा है। तुम उसकी फिक्र करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो हमारी कार से टकराई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसकी परवाह करते हो और शायद प्यार भी करते हो। तो अब बताओ। मोक्ष उसकी बात सुन हल्का सा हंसकर, तुम सच में मुझे अच्छे से जानते हो, फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, वो उसी की बहन है। मोक्ष की बात सुन पहले केविन को कुछ समझ में नहीं आता और वो मोक्ष को देखने लगता है। मोक्ष भी उसे देखता है और डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल देख केविन की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है और वो एकदम से बोलता है, उसकी बहन भी थी। मोक्ष कुछ नहीं कहता है, और ये बात तुम्हें कब से पता थी? मोक्ष बिना उसकी तरफ देख अपनी आंखें बंद किए ही बोला, शुरू से ही। उसकी बात सुन केविन बोला, तो उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मोक्ष वैसे ही जवाब देता है, उसने मुझे भी नहीं बताई थी। केविन का अब दिमाग खराब हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन में बोला, तो तुम्हें कैसे पता चली? मोक्ष उसे देख बिना भाव से, ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें जो जानना था जान गए ना, अब दफा हो जाओ यहां से। केविन मोक्ष की बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी कर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे ये आधा अधूरी बातें मत बताओ, मुझे सब जानना है। मोक्ष उसे देख अपनी सर्द आवाज में, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ या नहीं? तो केविन उसे देख थोड़ा डर जाता है, फिर अपना सिर हिला के कहता है, हो गया, वो वहीं डार्क रूम में है। उसकी बात सुन मोक्ष अब अपने चेयर से उठकर अपने कदम स्टडी रूम से बाहर की तरफ आता है। केविन अपने बालों को हाथों में पकड़कर फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला आ कह उसके पीछे आ जाता है। डार्क रूम एक रूम में 5 लोग बंधे हुए थे जिनकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई थी। जगह जगह से चोट के निशान थे जिससे खून बहे जा रहा था। उनके आसपास 56 बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके हाथों में डंडा और बंदूकें थे, जिससे साफ पता चल रहा था इनकी धुलाई अभी इन्हीं ने की होगी। तभी उस डार्क रूम का दरवाजा खुलता है और वहां एक शख्स अंदर आता है। उसका फेस मास्क से कवर था। उसी के पीछे केविन और मान भी आते हैं। उन दोनों ने भी अपने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था। सारे बॉडीगार्ड सीधे खड़े हो जाते हैं और अपना राइट हाथ उठाकर अपने लेफ्ट सीने में रख और सिर झुकाकर किंग को ग्रीट करते हैं। मोक्ष सबको एक नजर देख अपनी किंग चेयर में आके बैठ जाता है और उस सबको देखने लगता है, लेकिन उसकी नजर तो एक शख्स पर थी और उसको देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और उस डार्क रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। सभी के माथे में वहां पसीना आने लगता है। उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे में भी इस वक्त डर से पसीने से भीग चुका था। ये कोई और नहीं विशाल आहूजा था, जिसकी हालत मोक्ष को देख खराब होने लगती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, किंग। डार्क रूम। मोक्ष सबको एक नजर देख अपनी किंग चेयर में आके बैठ जाता है और उस सबको देखने लगता है, लेकिन उसकी नजर तो एक शख्स पर थी और उसको देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और उस डार्क रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। सभी के माथे में वहां पसीना आने लगता है। उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे में भी इस वक्त डर से पसीने से भीग चुका था। ये कोई और नहीं विशाल आहूजा था, जिसकी हालत मोक्ष को देख खराब होने लगती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, किंग। वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि डर के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। वो तो अभी यही सोच रहा होता है कि उसने ऐसे भी क्या कर दिया जो किंग ने उसे ऐसे कैद किया। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में किंग की बहुत ही खतरनाक और डरावनी आवाज पड़ती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वो भी एक नहीं हजारों गलतियां की है। तुमने किन किन गलतियों की सजा दो तुझे? उसकी बात सुन विशाल के तो सांसें ही अटक जाती है। सिर्फ उसकी नहीं, वहां मौजूद सबकी रूह कांपने लगती है। सिर्फ केविन और मान ऐसे थे जो किंग की चेयर के लेफ्ट और राइट साइड चुपचाप खड़ा थे। मान तो अभी अलग ही लग रहा था। वो मान लग ही नहीं रहा था जो हमेशा हंसी मजाक करता था। वो तो अभी बिल्कुल इमोशनलेस होके खड़ा था। विशाल किंग को देख हकलाते हुए बोला, किंग ग मैंने ऐसे क्या किया जो वो अभी बोल ही रहा था कि वहां गोली चलने की आवाज आए और उसी के साथ विशाल की चीख निकल गई, क्योंकि वो गोली उसी को लगी थी जो मान ने उसके पैरों में मार दी थी। मान आगे बढ़कर नीचे पंजों के बाल बैठ उसके जबड़े को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, किंग को अटका तक के बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विशाल डरते हुए मोक्ष की तरफ देखने लगता है। मोक्ष तो अपनी चेयर में बैठ सिगरेट के कस ले रहा था। उसका चेहरा अभी एक्सप्रेशनलेस था और वह एकटक विशाल को देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये तूफान आने के पहली की शांति हो। मान उसके जबड़े को छोड़ खड़े होकर कहता है, बहुत शौक है न तुम्हें लड़कियों को किडनैप कर उनका रेप कर मार डालने का, आज के बाद नहीं कर पाएगा। और वह एविल स्माइल करने लगता है और अपने गन को विशाल के पैंट के बीच में रख शूट कर देता है। तो विशाल की एक बार फिर एक दर्दनाक चीख पूरे डार्क रूम में गूंजने लगती है। मोक्ष अब अपने चेयर से उठ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विशाल किंग को अपनी तरफ आता देख अपने दर्द को सहकर हिम्मत कर कहता है, देखो किंग, तुम जानते नहीं, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुन किंग के कदम रुक जाते हैं और किंग को रुकता देख विशाल को राहत मिलती है कि किंग उसकी बात से डर गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से कांपने लगता है क्योंकि किंग अब जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो किसी शैतान की तरह हंस रहा था।
मोक्ष एकदम चुप होकर विशाल के पास आ उसकी आंखों में देख कहता है, तुम्हें क्या लगता है किंग तुम्हारी धमकी से डर जाएगा? फिर वो अपना सिर टेढ़ा कर कहता, क्या कहा था तुमने? तुम्हारा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। किंग फिर हंसने लगता है, लेकिन अब उसकी आंखें एकदम लाल थी और वह विशाल का गला पकड़ कहता है, किंग को मात देना इतना आसान नहीं है। रही तुम्हारे भाई की बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को उसको अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं दूंगा। किंग अब उसका गला छोड़ बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से एक छोटा सा नाइफ उसकी तरफ पका देता है। किंग उसे देख डेविल स्माइल कर कहता है, ये मेरा फेवरेट हथियार। और फिर वो विशाल के हाथ को देखता, उसे देख उसकी आंखों से खून उतरने लगता है। वो उसके हाथ की उंगलियों को पकड़ एक एक कर काटने लगता है और विशाल की वहां चीखें गुजने लगती है। मोक्ष को तो यही याद आ रहा था कि इसी हाथ से विशाल ने उसकी रैबिट को छुआ था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस पर हाथ भी उठाया था। अब तो मोक्ष का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसने विशाल की दोनों हाथों की सारी उंगलियां कट कर दी, लेकिन फिर भी उसे राहत नहीं मिली। उसे बार बार अपनी आंखों के सामने सुहानी का वो दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था। उसकी हालत, उसके शरीर में वो निशान मोक्ष की आंखों के सामने किसी रील की तरह चल रहा था। किंग का गुस्सा अब इतना बढ़ने लगा कि उसने बड़ी बेहराम से विशाल के सीने में उस छोटे से चाकू चुभा दिया और उसे उसके सीने में घुमाने लगा। उसका ऐसा रूप देख वहां सबकी हालत खराब होने लगे। एक पल के लिए तो मान और केविन भी डरने लगे उसका ऐसा रूप देख। किंग लगातार उसके सीने में वार करता रहा जब तक उसके अंदर जल रही आग शांत नहीं हुई। उसके ऐसे बेहरामी से मरने से विशाल सह नहीं पाया और उसने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। अब वो मार चुका था। मोक्ष फिर भी उस पे वार किए जा रहा था। मान ने उसकी तरफ देख, जिसके हाथ, चेहरा और कपड़े पूरे खून से रंग चुके थे, लेकिन वो फिर भी उसे मारता रहा और विशाल के सीने का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, वहां इतने वार किए थे। मान हिम्मत कर उसके कांधे में हाथ रखता है तो मोक्ष ने अपनी जलती हुई आंखों से मान को देख तो मान तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसे मोक्ष को देख आज पहली बार इतना डर लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हकलाते हुए बोला, किंग वो मर चुका है। उसकी बात सुन अब जाकर मोक्ष ने उसे देख, फिर उसने अपनी गार्ड की तरफ देख, इसे डैनियल के पास फेंक दो। इतना कह मोक्ष अब वहां से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन जाते जाते एक नजर केविन और मान को देखता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहां का माहौल पहले से जरा ठीक हो जाता, क्योंकि मोक्ष के गुस्से से पूरे डार्क रूम का टेम्परेचर हाई हो रखा था और सबकी डर के मारे हालत खराब थी। विशाल के साथ जो बाकी 4 लोग थे वो तो राहत की सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ किंग ने उन्हें ऐसे टॉर्चर करके नहीं मार, वरना वो लोग दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचते। उनकी सोच को विराम देते हुए केविन बोला, सही सोच रहे हो तुम, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग थोड़ा दयालु है, तुम लोगों को जरा आसान मौत देंगे। उसकी बात सुन वो चारों गुंडे डरने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कह पाते कि तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है, जिसे केविन ने चलाई थी और मान ने भी। अब उन चारों की भी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। केविन मान को देखता है और थम्स अप का चिन्ह का इशारा करता है, फिर दोनों भी वहां से बाहर चले जाते हैं। गार्ड उन सब की बॉडी को डैनियल के पास फेंक देते हैं, जो मोक्ष का पालतू टाइगर था। मोक्ष वापस अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर सीधा बेड पर सोई सुहानी में पड़ती है, जो तकिए को गले लगाकर सो रही थी। मोक्ष उसे देखना में अपना सिर हिला देता है, फिर वॉशरूम में जाता है क्योंकि मोक्ष के कपड़ों में खून और हाथों में भी खून लगा हुआ था। मोक्ष वॉशरूम से चेंज करके आता है और बेड में लेट जाता है, फिर सुहानी की तरफ देख उसे अपने ऊपर लिटा देता है। सुहानी उसके ऐसे खींचने से थोड़ा कसमसाती है, फिर मोक्ष के सीने में अपने चेहरे को रफ कर वापस सो जाती है। मोक्ष उसकी ये हरकत देख मुस्कुराता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर देता है और थोड़ी देर में उसकी भी आंख लग जाती है। आज पहली बार मोक्ष चैन से सो रहा होगा, नहीं तो पिछले 4 सालों से ठीक से सोया नहीं था। अगर कभी सो भी जाता था तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोता था। अगली सुबह मोक्ष का कमरा सुबह की खिड़की से आती धूप बेड पर सो रहे 2 लोगों पर पड़ती है, जो इस वक्त दुनिया जहां से बेखबर चैन की नींद में सो रहे थे, मानो वो कितने सालों से सोए ही ना हो। और आज उन दोनों के चेहरे में एक सुकून था। दूर से दिखने में तो ऐसे लग रहा था कि बेड पर सिर्फ कोई एक ही सो रहा होगा। अगर सुहानी का सिर ना दिखाता तो सब यही सोचते कि यहाँ एक ही प्रश्न सो रहा है, क्योंकि मोक्ष ने सुहानी को अपने ऊपर ऐसे कवर किए था कि सुहानी का तो पता ही नहीं चल रहा था, बस उसका सिर मोक्ष के सीने से लगा हुआ दिख रहा था। आज पहली बार मोक्ष इतनी देर तक सोया होगा, नहीं तो पिछले 4 सालों से ठीक से सोया नहीं था। अगर कभी सो भी जाता था तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोता था। वो दोनों अभी सो ही रहे थे कि मोक्ष का फोन रिंग होता है, तो मोक्ष की नींद खुल जाती है कि तभी उसे अपने सीने में कुछ भार महसूस होता है। तो वो अपनी नजर नीचे कर देखता है तो उसकी नजर सुहानी के मासूम चेहरे में जाती है, जो सोते वक्त और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। मोक्ष सुहानी के चेहरे को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगर अभी उसकी ये मुस्कान कोई देख लेता तो उसकी इस मुस्कान का कायल ही हो जाता, पर अफसोस ये मुस्कान उसके फेस में सिर्फ अपनी रैबिट को देखकर ही आ सकती है, ओपन माउथ स्माइल। मोक्ष का फोन फिर से एक और बार रिंग होता तो मोक्ष अपने फोन की तरफ नजर डालता, फिर सुहानी की तरफ। मोक्ष जल्दी से अपने साइड टेबल से अपना फोन निकल उसे साइलेंट करता है ताकि सुहानी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वो फोन रिसीव कर अपने कान में लगता है तो दूसरी तरफ से केविन की आवाज आती है। क्या बात है, जो हमेशा मशीन की तरह काम करता रहता है और सोता तक नहीं, आज 8 बजने पर भी वो अभी तक नहीं उठा। ऐसा भी क्या कर रहे थे तुम पूरी रात भर जो अभी तक थकान नहीं गई तुम्हारी? इतना बोल केविन हंसने लगता है।
केविन की बात सुन मोक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, शट अप। उसकी आवाज सुन सुहानी की नींद खुल जाती है। सुहानी को उठता देख मोक्ष को रियलाइज होता है कि वो ज्यादा ही तेज बोल गया कि तभी उसे अपने कान में केविन की हंसने की आवाज आती है। मोक्ष अपनी धीमी आवाज में, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, इतना कह वो फोन कट कर देता है और केविन अपना मुंह बना फोन को घूरने लगता है। इधर जैसे ही मोक्ष सुहानी को उठता देखता है, वो सुहानी के माथे को चूम गुड मॉर्निंग रैबिट कहता है। सुहानी अपने चेहरे को मोक्ष के शर्ट में रफ कर अपने मुंह का पाउट बन के कहती है, गुड मॉर्निंग हबी। उसके चेहरे को देख मोक्ष मुस्कुरा कर सुहानी के होंठों पर पैक कर कहता है, रैबिट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। मोक्ष की बात सुन सुहानी मुस्कुराने लगती है और कहती, सच्ची आपको पता गीता भी मुझे यही कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर अचानक सुहानी को गीता की याद आती है कि उसने तो पिछले 4 दिनों से गीता से तो बात ही नहीं की, वो मेरे लिए कितने परेशान हो रही होगी। यही सोचते हुए सुहानी की आंखें अब नाम हो जाती है। मोक्ष जो उसे ही देख रहा था, उसकी आंखों में नमी देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उसके गालों में हाथ रख कहता है, व्हाट हैपेंड रैबिट, तुम रो क्यों रही हो। सुहानी अपने आंखों में नमी लिए उसे देख कहती है, हबी मैं तो यहाँ ठीक हूँ, लेकिन वहाँ गीता मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैंने तो उसे बताया भी नहीं कि मैं ठीक हूँ और पता नहीं वहाँ वो कैसी होगी। सुहानी के आंसू अब उसके गालों में बहने लगते हैं। डोंट ट्राई रैबिट, आई डोंट लाइक टेयर्स इन योर आइज। लेकिन सुहानी अभी भी सिसक रही होती है तो मोक्ष उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छा चलो रोना बंद करो, हम उससे मिलने जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मोक्ष के ये कहते ही सुहानी अपनी आंखों में चमक लिए जल्दी से उसके ऊपर से उठकर उसके पेट में बैठते हुए, सच्ची हबी हम सच में उससे मिलने जाएंगे। सुहानी के ऐसे एकदम उठने से मोक्ष तो उसको देखते ही रह गया, जो अभी ऐसे रो रही थी और अब एकदम से खुशी से उछल रही। मोक्ष तो अपना सिर नागवारी से हिला देता और उसे देख हाँ में सिर्फ अपना सिर हिला देता है। वो तो ये सोच रहा था उसकी ये लिटिल बीबी पहले तो उसको देख डरती थी, लेकिन अब तो जैसे उसका डर कहीं गायब ही हो गया। मोक्ष बेड से उठकर सुहानी को अपनी गोद में वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चलेंगे। सुहानी भी उसके शर्ट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में वॉशरूम से बाहर आता है। मोक्ष ने अभी बाथरोब पहना था, वही सुहानी टॉवल से कवर थी और अभी उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था और उसके गले में बाइट के निशान थे। सुहानी मोक्ष के सीने में अपना मुंह छुपाए थी। मोक्ष सुहानी को सीधे क्लोजेट रूम की तरफ ले जाता और सुहानी को वहां रखी चेयर में बैठा देता है तो सुहानी अपना सिर नीचे कर बैठ जाती है। मोक्ष सुहानी को देख, रैबिट मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बाहर जाओ, लेकिन तुम्हें जिद किए जा रही थी। असल में हुआ ये था कि जब मोक्ष सुहानी को वॉशरूम में लाया था तो उसने सुहानी के लिए बाथटब में उसके लिए गुनगुना पानी भरा, फिर उसमें सुहानी को बैठा देता है और उसे नहलाने लगता है। मोक्ष अपने मन में सोचता है, मैंने अपने लिए बीबी नहीं किसी बच्ची को अडॉप्ट किया हो, वो नामे अपना सिर हिला देता है। मोक्ष सुहानी के कपड़े निकाल अब उसे अच्छे से नहलाता है, लेकिन जब वो सुहानी को नहलाते वक्त उसकी बॉडी को टच करता है तो उसे अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। कुछ ही देर में उसने सुहानी को अच्छे से बाथ देकर उसे टॉवल से कवर कर देता है और सुहानी को देख कहता, रैबिट तुम अब बाहर जाओ, मैं सवार लेके आता हूँ। इतना कह वह अपनी शर्ट निकाल सवार ऑन करने लगता है कि सुहानी उसे देख, आप खुद कैसे नहा सकते हो, मैं भी आपको नहलूंगी। सुहानी की बात सुन मोक्ष अपनी जगह में जमसा जाता है। फिर वो सुहानी को देख, रैबिट मैंने बोला ना तुम बाहर जाओ, मैं खुद सवार ले सकता हूँ, तुम बाहर वेट करो। लेकिन सुहानी अब जिद करने लगती है। असल में मोक्ष सुहानी की जैसे केयर करता था, सुहानी भी मोक्ष के लिए भी वैसे ही करना चाहती थी। उसे डर था कहीं अगर मोक्ष उसकी जितनी केयर करता है अगर सुहानी नहीं करेगी तो मोक्ष उससे परेशान हो, उसे घर से न निकल दे और उसे जो अभी अभी फैमिली मिली थी कहीं उससे छीन ना जाए। मोक्ष सुहानी की जिद देख थोड़ा गुस्से में, रैबिट मैंने कहा ना जिद मत किया करो, लेकिन सुहानी अब मोक्ष के पास आ जाती और सवार ऑन कर उसके साथ खड़ी हो जाती है। मोक्ष सुहानी की हरकत देख अपनी आंखें छोटी कर देता है, लेकिन सुहानी अब शोप लेके मोक्ष की बॉडी पर लगाने लगती है। मोक्ष को जैसे ही अपनी बॉडी में सुहानी के हाथों का स्पर्श महसूस होता उसकी आंखें अन्यास बंद हो जाती है। सुहानी अब उसके पूरे अपर बॉडी में शोप लगाते हुए हाथ घुमाने लगी है। वो तो अपना काम बिना किसी शर्म के कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसकी ये नादानी किसी की दिल में आग लगा रही है। मोक्ष से जब कंट्रोल नहीं होता तो वह अपने आंखें खोल सुहानी को पकड़ दीवार से लगा देता है। मोक्ष की हरकत देख सुहानी उसको देखने लगती है, वो भी सुहानी को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा होता है। सुहानी उसे देख कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख। अभी उसने इतना ही कहा था कि मोक्ष उसके होठों को अपने होठों से कैद कर बंद कर देता है। वो उसे किस करने लगता है। उसकी अचानक किस करने से सुहानी चौंक जाती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका झपका के देखने लगती है। मोक्ष ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना एक हाथ उठा सुहानी की आंखों में लगा, उसकी आंखों को भी बंद कर देता है और उसके होठों को सक और स्मूच करने लगता है। उसके किस करने से सुहानी को अपने पेट में एक गुदगुदी सी होने लगती है और पूरे बॉडी में गूसबम्स होने लगते हैं। उसे तो पता ही नहीं था कि मोक्ष के हमेशा करीब आने से उसको ऐसा क्यों होता है। मोक्ष की किस अब वक्त के साथ डिपली हो जाती है तो सुहानी के हाथ मोक्ष के सीने में चले जाते हैं। मोक्ष का कंट्रोल अब खुद से खो जाता है और वह अपना एक हाथ सुहानी पीठ को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से वो सुहानी के टावल को खोलने लगता है।
सुहानी को तो मोक्ष के ऐसे छूने से अलग ही बेचैनी हो लगती है और उसकी हाथ अब मोक्ष के कंधे में कस जाते हैं। मोक्ष उसके हाथों की पकड़ अपने कंधे में महसूस कर उसे टॉवल को उसके शरीर से अलग कर देता है, फिर उसके लिप्स को छोड़ उसके गर्दन और कॉलर बोन में किस करने लगता है और अपने हाथ को उसके पूरे बॉडी में फिराने लगता है। मोक्ष अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सुहानी के गर्दन और कॉलरबोन में बाइट करने लगता है। आह कि तभी उसके कानों में सुहानी की दर्द भरी आवाज पड़ती है, क्योंकि उसके बाइट करने से सुहानी को दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आवाज सुन मोक्ष अपने होश में आता है और सुहानी से दूर हो उसे देखने लगता है। वो सुहानी की आंखों में देखता है जिसकी आंखों में नमी थी। मोक्ष को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुहानी से दूर हो कहता है सॉरी रैबिट, लेकिन सुहानी कुछ नहीं कहती और मोक्ष के सीने से लग जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और आज पहली बार उसके फेस में शर्म की लाली दिख रही थी। मोक्ष सुहानी को शर्माता देख स्माइल करने लगता है। उसे तो लगा था उसकी रैबिट उससे नाराज होगी, लेकिन उसे यूं शर्माता देख वो मुस्कुराने लगता है। फिर उसे दूसरे टॉवल से कवर कर खुद बाथरोब पहन सुहानी को अपनी गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। सुहानी अपना सिर नीचे किए हुए ही रहती है, तो मोक्ष अब अपनी एक शर्ट निकाल उसे पहनते हुए बोला क्या हुआ। सुहानी नामे अपना सिर हिला देती है। उसे पता था उसकी ये प्यारी सी छोटी बीबी शर्मा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसे तो अच्छा लगता है कि उसकी करीबी से सुहानी को अच्छा लगता है। मोक्ष उसे अपनी शर्ट पहनाकर खुद के कपड़े निकाल पहनते हुए बोलता है रैबिट, तुम्हारे कपड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक तुम यहीं कमरे में रहना, ठीक है। सुहानी उसकी तरफ देख क्यों, आप कहाँ जा रहे। मैं स्टडी रूम में हूं, तुम तब तक यहीं रहना, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा दूंगा। और मोक्ष उसके पास आके कहता है। सुहानी उसकी बात सुन मायूसी से अपना सिर नीचे किए हुए ही कहती है पर मुझे आपके साथ खाना है, मुझे अकेले नहीं खाना। मोक्ष उसकी आवाज में मायूसी समझते हुए उसके चीन को पकड़कर ऊपर उठाते हुए बोला ओह ठीक है, मैं हम दोनों का खाना यहीं मांगा देता हूं। सुहानी की आंखों में अब चमक आ जाती है और वह जोर जोर से अपना सिर हाँ में हिला देती है और मोक्ष उसकी हरकत देख उसके बालों को सहलाकर अपना फोन निकल कॉल कर अपना और सुहानी का ब्रेकफास्ट रूम में मंगवाता है। मोक्ष सुहानी को गोद में उठा क्लोजेट रूम से बाहर लाता है और उसे सोफे में बैठा देता है और खुद भी अपना फोन निकल उसके बगल में बैठ जाता है और मेल्स चेक करने लगता है। कुछ देर बाद मोक्ष के कमरे का डोर नॉक होता है। मोक्ष सोफे से उठ दरवाजा खोलता है तो बाहर एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और उसी के पीछे केविन अपने हाथों में कुछ बैग लिए खड़ा था। मोक्ष मेड से ट्रे ले अंदर की तरफ आ जाता और केविन अपने हाथ में लिए बैग को लिए अंदर आता है तो मोक्ष खाने की ट्रे कॉफी टेबल में रख उसके सामने खड़ा हो जाता है। केविन उसे ऐसे अपने सामने खड़ा होता देख उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। मोक्ष उसके हाथों से बैग्स लेते हुए बोला तुम जा सके हो। केविन उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उठा के कहता है तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे। क्योंकि ये मेरा रूम है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे रूम में आए। मोक्ष अपने दांत पीसते हुए बोलता है। उसकी बात सुन केविन भी अपनी आंखें छोटी कर बोला मैं पहले भी तो तुम्हारे कमरे में आता था, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही मेरे आने से। मोक्ष उसकी बात सुन गुस्से में कहता है पहली की बात अलग थी। उसकी बात सुन केविन उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। वो अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी नजर उसके पीछे सोफे में बैठी सुहानी पर जाती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने पांवों को फोल्ड कर उन्हीं दोनों की तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। एक पल के लिए तो केविन उसके उस बचपने में खो ही जाता है। मोक्ष उसे सुहानी को ऐसा घूरता देख अपने हाथों की मुठियां कस लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोला उसे घूरना बंद करो और यहां से दफा हो जाओ। केविन होश में आ मोक्ष को देखने लगता है। उसे मोक्ष के चेहरे में जलेसी साफ साफ दिखने लगती है। केविन मुस्कुराने लगता है, फिर थोड़ा उसके पास आके मोक्ष के कान में बोलता है आई एग्री दैट यू हैव मैरिड हिम, बट एटलीस्ट यू शुड हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ, व्हाई डिड यू नीड टू बी सो वाइल्ड। इतना कह केविन मोक्ष से दूर हो जाता है। मोक्ष तो उसकी बात सुन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगता है। मोक्ष को कंफ्यूज देखकर केविन सुहानी की तरफ इशारा कर अपनी एक आंख विंग्स कर मुस्कुराने लगता है। मोक्ष उसके इशारा देख सुहानी की तरफ देखने लगता है तो उसकी नजर सुहानी नेक में बने मार्क्स पर जाती तो वो अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और केविन की तरफ देख गुस्से में कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। केविन उसकी बात सुन कैसा नहीं है और फिर स्माइल करने लगता है। मोक्ष अब उसको ऐसे मुस्कुराता देख उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो अब अपनी सर्द आवाज में कहता है शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर और आई विल मेक यू डिसअपीयर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसकी इतनी सर्द आवाज सुन केविन डरते हुए औंक जाता हूँ, गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर बुदबुदाते हुए पहले तो खुद ऐसी हरकत करता है और कुछ समझाए तो गुस्सा दिखाने लगता है और मुंह बना के वहां से निकल जाता है। उसकी बात सुन मोक्ष उसे जाते हुए घूरने लगता है। फिर एक लंबी सांस ले सुहानी की तरफ मुड़कर उसे देखता है जो अब भी उसे ही देखे जा रही थी। मोक्ष उसे देख उसकी तरफ बड़ सोफे में आके बैठ जाता है। फिर उसे अपनी गोद में बैठकर कहता है मुझे देख के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और प्लेट उठा उसे खिलाने लगता है। सुहानी भी उसे देख चुपचाप उसके हाथों से खाने लगती है और खुद भी प्लेट से रोटी का एक कोर तोड़ सब्जी लगा उसकी तरफ बढ़ा देता है। मोक्ष उसे देखने लगता है जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका के देखे जा रही थी। मोक्ष अपना मुंह खोल उसके हाथों से वो निवाला खा लेता है। कुछ ही देर में दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो मोक्ष उसकी तरफ एक बैग पकड़ते हुए बोला जाओ पहले तुम चेंज करके आओ, फिर साथ में तुम्हारी दोस्त से मिलने जाएंगे।
मोक्ष की बात सुन सुहानी खुश होकर बैग उसके हाथ से लेके वॉशरूम की तरफ चली जाती है और मोक्ष उसे देखना में अपना सिर हिला देता है और खुद भी चेंज करने चले जाता है। 10 मिनट बाद सुहानी चेंज कर वॉशरूम के दरवाजे में खड़ी हो जाती है। मोक्ष जो थोड़ी देर पहले ही चेंज कर रूम में आया था, जब वॉशरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज सुनता है तो उस तरफ देखता है तो उसकी नजर वही ठहर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, मानो अभी बाहर ही आ जाएगा। दरवाजे पर सुहानी खड़ी उसे ही देख रही थी। सुहानी ने अभी पिंक कलर की JURI के डंगरी और उसके अंदर से ब्लैक कलर टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें व्हाइट कलर में बहुत ही प्यारा खरगोश बना हुआ था। सुहानी उसमें किसी छोटे बच्चे की तरफ दिख रही थी। मोक्ष अपनी जगह से खड़ा हो उसकी तरफ आता है। अभी उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और सुहानी तो मोक्ष को अपनी तरफ आता देख उसकी नजर खुद व खुद नीचे झुक जाती है। मोक्ष सुहानी के पास आ उसके चीन को अपनी 2 उंगली से ऊपर उठाते हुए उसे देखता है तो सुहानी का चेहरा लाल हो रखा था। शायद शर्म के मारे मोक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगता है और उसके दोनों गालों में हाथ रख बड़े शिद्दत से उसके माथे को चूम लेता है, जिसके साथ ही सुहानी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। मोक्ष सुहानी को देख कहता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसकी बात सुन सुहानी बलश करने लगती है। मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में उठा देता है और कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ा देता है। खुराना पैलेस हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। निहारिका जी राज जी से सुहानी की मुंह दिखाई के बारे में बात कर रही थी तो वहीं केविन और आर्यन आपस में पता नहीं क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे। निहारिका जी की नजर ऊपर की तरफ जाती है तो उन्हें मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में लाता दिखाई देता है और वो एक टक ऊपर देखने लगती है। राज जी निहारिका जी को ऊपर देखता देख कहते हैं, नेहा तुम ऊपर क्या देख रही हो, क्या है वहां? उनकी नजर भी जब ऊपर जाती है तो उनकी बोलती भी बंद होती है। केविन आर्यन अपने मम्मी पापा ऐसे ऊपर देखता देख उनकी भी नजर ऊपर की तरफ जाती है तो वो भी एकटक ऊपर देखने लगते हैं। सब लोग तो उसे ऐसे देख चौंक जाते हैं। सिर्फ केविन ऐसा था जो मुस्कुरा रहा था। किसी को तो अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं सच है। जो लड़का आज तक लड़कियों को अपने सामने तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता था, आज वो लड़का अपनी बीवी को किसी बच्चे की तरह गोद में उठा के ला रहा है। सब उसे ही आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहे थे। मोक्ष नीचे आ सुहानी को सोफे पे आराम से बैठा देता है और सबको देखने लगता है, लेकिन कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। वो अब भी उसे अपने मुंह खोले देखे जा रहे थे। मोक्ष उनको ऐसे देख अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, व्हाट हैपेंड? उसकी आवाज सुन जैसे सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और मोक्ष को सामने देख सकपका जाते हैं। निहारिका जी सबको देख और उसका ध्यान अपनी तरफ कर थोड़ा नॉर्मल होके कहती है, अच्छा हुआ मोक्ष तुम आ गए, वो हमें तुमसे सुहानी की मुंह दिखाई के बारे में बात करनी थी। मैंने और राज जी ने सोचा है क्यों ना हम कल सुहानी की मुंह दिखाई की रस्म रखें। निहारिका जी की बात सुन मोक्ष उनकी तरफ देखते हुए बोला, कोई मुंह दिखाई नहीं होगी। सब उसकी बात सुन हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। राज जी उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से में, क्यों नहीं होगी मुंह दिखाई? जब तुमने उससे अपनी मर्जी से शादी की है तो अगर हम लोग रिश्ते करना चाहते हैं तो तुम क्यों माना कर रहे हो? राज जी की बात सुन केविन भी उनकी बात में सहमति जताते हुए बोला, हाँ मोक्ष तुम क्यों नहीं चाहते मुंह दिखाई ना हो? मोक्ष सबकी तरफ देख, क्योंकि रैबिट अभी छोटी है और उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि सुहानी मेरी वाइफ है। ऐसे में उसके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग जानते हैं मीडिया हर वक्त हमारी एक न्यूज पाने के लिए कैसे उतावली रहती है और फिर सुहानी को भी ये सब फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप लोग भी किसी को भी सुहानी की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं बताए। उसकी बात सबको सही लगती है और सब मोक्ष की बात मान जाते हैं। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है तो निहारिका जी मोक्ष को देख कहती है, बेटा तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो वो निहारिका जी की तरफ देख जैसे ही कुछ कहने को होता है तो सुहानी एक्साइट होते हुए कहती है, यश मम्मा अभी मुझे मेरी दोस्त गीता से मिलाने ले जा रहे हैं। मैंने उसे बताया नहीं है ना, मुझे फैमिली मिल गई और वह ये जान के खुश हो जाएगी। इतना कह वह मोक्ष के हाथ को जोर जोर से हिलाने लगी है। सब लोग तो अब जाके सुहानी को देखते हैं जो बहुत क्यूट लग रही होती है। कानों में छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग्स, गले में एम्स नाम का पेंडेंट जो मोक्ष ने ही उसे मंडप में पहनाया था, दूध सा गोरा चेहरा जिसमें हल्की लाली थी, सुर्ख गुलाबी होंठ, सबको वह बहुत ही खूबसूरत दिखती है और सभी उसे बस मुंह खोले देख रहे थे। सुहानी ने जब सबको खुद को ऐसे घूरते देखा तो वह मोक्ष के हाथ को खींचने लगती है। मोक्ष उसे देखता है तो वो मोक्ष को नीचे झुकने को कहती है तो मोक्ष उसे अजीब नजरों से देख उसकी तरफ झुक जाता है। सुहानी उसकी कान की तरफ अपना मुंह कर कहती है, हबी ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मोक्ष उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर सबको देखने लगता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, क्या हुआ? आप सब रैबिट को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोक्ष की बात सुन सब अपने होश में आए एक दूसरे को देखते हैं और फिर सुहानी मोक्ष को देखने लगते हैं। निहारिका जी सुहानी की तरफ आ अपनी आंखों से काजल निकल सुहानी के कान के पीछे लगा कर कहती है, बेटा तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर उसके माथे को चूम लेती है। सुहानी उनकी बात सुन खुश होके कहती है, थैंक यू मम्मा। तो निहारिका जी उसकी बात सुन उसके सिर पर हाथ फेर देती है। तभी आर्यन उनके पास आ सुहानी को गले लगाते हुए बोलता है, वाह बनी तुम तो सच की बन्नी लग रही हो। मोक्ष आर्यन को सुहानी के गले लगते देख उसकी आंखें डार्क होने लगती है। केविन मोक्ष को देख आर्यन के पास जाके उसे सुहानी से दूर कर देता है तो आर्यन केविन को देख कहता है, भाई क्या कर रहे हैं आप?
केविन आर्यन को मोक्ष की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुम्हें वापस यूएसए नहीं जाना है तो प्रिंसेस से जरा दूर ही रहना। उसकी बात सुन आर्यन मोक्ष की तरफ देखने लगता है जो उसे ही अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था, जैसे अभी उसे जिंदा ही निगल जाएगा। आर्यन डरते हुए केविन के पीछे छिप जाता है। केविन मोक्ष को देख बात को घूमते हुए कहता है, तुम्हें कहीं जाना था ना, चलो। उसकी बात सुन मोक्ष आर्यन से अपनी नजरें हटाते हुए सुहानी का हाथ पकड़ उसे पैलेस से बाहर ले जाता है तो केविन आर्यन के बाल बिगाड़ इडियट कहे वो भी पैलेस से बाहर आ जाता है और आर्यन बेचारे का तो मुंह ही लटक जाता है। निहारिका जी आर्यन को देख कहती है, तुझे क्या हुआ, तूने मुंह क्यों बिगाड़ के रखा है? उनकी बात सुन आर्यन कहता है, कुछ नहीं मॉम। फिर रुक कर मॉम, क्यों ना हम बन्नी के आने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखें। निहारिका जी उसकी बात सुन कहती है, लेकिन मोक्ष इसके लिए नहीं मानेगा। आर्यन का तो फिर से मुंह लटक जाता है। उसने तो सोचा था कि अगर घर में पार्टी होगी तो वो सुहानी के साथ पार्टी में खूब मस्ती करेगा क्योंकि उसे सुहानी अपनी तरह लगती थी। निहारिका जी उसे देख पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है जिसके लिए वो मना नहीं करेगा, हम घर में एक छोटी सी पूजा रख सकते हैं। आर्यन उनकी बात सुन खुश होके कहता है, यश मॉम ये आइडिया अच्छा है, और उनके गले लग जाता है। फिर दूर होके, आई लव यू मॉम, आप सच में बेस्ट हो। निहारिका जी उसके सिर में हाथ फेर अपने कमरे की तरफ आ जाती है तो आर्यन अपने पापा को देख, चलो पापा हम अपना गेम खेलते हैं। राज जी भी उसके कंधे में हाथ रख उसके साथ ऊपर कमरे आ जाते हैं जहां दोनों बाप बेटे आपस में चेस खेलते हैं। इधर कार के मोक्ष सुहानी को देखता है जो खिड़की से बाहर पीछे छुड़ती गाड़ियों को देखती है। अभी उसके चेहरे में दुनिया जहां की मुस्कुराहट थी। मोक्ष एकटक उसे ही देखे जा रहा था और केविन रियर व्यू मिरर से उन दोनों को देख उसके फेस में भी स्माइल थी। उसे तो अपने दोस्त को इतना खुश देख उसे तो बहुत खुशी होती है। वो तो भगवान को शुक्रिया करता है कि उसने उसकी दोस्त की जिंदगी में सुहानी के रूप में खुशियां भेज दी है। उसकी आंखें तो मोक्ष की खुशी देख हल्की नम हो गई थी। मोक्ष सुहानी से नजरें हटा केविन की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। वो उसकी आंखों में नमी देख आंखें बंद कर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी ड्राइविंग में ध्यान दो, और कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। सुहानी उसकी आवाज सुन उसकी तरफ देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा देता है और उसे देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें किसने कहा तुम मुझसे इतना दूर रहो? उसकी बात सुन सुहानी उसे देख, वो अभी मैं पहली बार बाहर आई थी तो मुझे बाहर देख अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ मुझे देखना चाहिए, यू शुडंट लाइक एनीथिंग मोर देन मी। मोक्ष उसकी बात बीच में काट के कहता है। सुहानी तो उसकी बात सुन मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो बेचारी करती भी क्या, उसके लिए तो अब मोक्ष की बात और मोक्ष ही सब कुछ था। उसे तो मोक्ष जो बोलता था वो वही करती थी। हाँ कभी कभी मोक्ष के लिए कुछ करने के लिए वो जिद में अड़ जाती थी। सुहानी अपना सिर मोक्ष के सीने में छुपा देती है तो मोक्ष भी एक हाथ उसके कमर में और दूसरा हाथ उसके सिर में रख सहलाने लगता है। मोक्ष के ये गहने पर कि मोक्ष ही उसकी पहली और आखिरी पसंद होना चाहिए। सुहानी उसकी बात सुन मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो बेचारी करती भी क्या, उसके लिए तो अब मोक्ष की बात और मोक्ष ही सब कुछ था। उसे तो मोक्ष जो बोलता था वो वही करती थी। हाँ कभी कभी मोक्ष के लिए कुछ करने के लिए वो जिद में अड़ जाती थी। सुहानी अपना सिर मोक्ष के सीने में छुपा देती है तो मोक्ष भी एक हाथ उसके कमर में और दूसरा हाथ उसके सिर में रख सहलाने लगता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ऑर्फेनेज होम के आगे रुकती है तो आसपास के लोग इतनी महंगी गाड़ी को वहां आते देख हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि आज से पहले वहां इतनी महंगी गाड़ी कभी आई ही नहीं। सब अब ये देखने के लिए क्यूरियस हो रहे थे आखिर इतनी महंगी कार में यहां आया कौन होगा। सुहानी कार रुकते सामने की तरफ देखते हुए खुशी से उछलने लगती है और जल्दी से कार का डोर ओपन करने लगती है। मोक्ष जो सुहानी के ऐसे उछलने से उसे घूरने लगा था क्योंकि सुहानी अभी भी उसकी गोद में थी। वो अपनी सख्त आवाज में, रैबिट आराम से, लेकिन तब तक सुहानी कार का गेट खोल बाहर की आ जाती है। मोक्ष उसकी ऐसी हरकत देख गुस्से में उसकी आंखें सख्त हो जाती है। वहीं जब आसपास के लोग उस कार से सुहानी को उतरता देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रहती हैं क्योंकि सब सुहानी को अच्छे से जानते थे। सुहानी सबको इग्नोर कर खुशी से अंदर की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी कोई पीछे से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी ऐसे खींचने से पीछे की तरफ गिर जाती है और सीधा किसी के मजबूत सीने से टकरा जाती है। सुहानी अपना सिर पीछे की तरफ घुमाकर देखती है तो उसे मोक्ष की लाल आंखें दिखती जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। सुहानी मोक्ष के गुस्से को देख डर जाती है। मोक्ष सुहानी को देख अपने सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें मेरे बिना अंदर जाने को किसने कहा? सुहानी मोक्ष इतनी खतरनाक आवाज सुन घबराने लगी है और उसका शरीर डर से कांपने लगता था क्योंकि मोक्ष ने आज तक उसे कभी इतना गुस्सा नहीं किया था। वो नजरें नीचे कर अपनी डरी हुई आवाज में सॉरी हबी। मोक्ष सुहानी को डरता देख अपनी आंखें बंद कर हाथों की मुठ्ठियां कस देता और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोक्ष अपनी आंखें खोल सुहानी को गले लगा लेता और उसकी पीठ को सहलाने लगता, फिर उसके माथे को चूम देता है। सुहानी उसके गले लगाने से थोड़ा शांत हो जाती है तो मोक्ष उसे खुद से दूर कर उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये सुन सुहानी अब अपना डर भूल जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगती है।
आश्रम के अंदर हॉल में एक लड़की गुस्से से अपने सामने बैठी औरत से कहती है, आज 5 दिन हो गए हैं सुहानी के गायब हुए। मैंने आपको कितनी बार कहा उसे मार्केट से कोई जबरदस्ती अपने साथ ले गया, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुहानी का पता लगाने की कोशिश नहीं की। अगर मेरी सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। इस लड़की की उम्र 1819 के आसपास होगी। लंबे बाल, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, हाइट कुछ 5 फुट 4 इंच। उस लड़की की बात सुन सामने बैठी औरत, जिसकी उम्र 4550 साल के आसपास की होगी, वो गुस्से से अपनी जगह से उठ उस लड़की के गाल में थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। वो औरत नीचे बैठ लड़की के बालों को पकड़ खींचते हुए बोली, तू कावेरी को धमकी देगी? भूल मत, मैं इस आश्रम की वार्डन हूँ और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात तो दूर आंख उठा के भी नहीं देखता, और तू मुझे धमकी दे रही है। बहुत याराना था ना तुम दोनों का, बहुत आगे पीछे घूमती रहती थी ना। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो जा ढूंढ ले उसे, पर मैं जानती हूँ नहीं मिलेगी वो, क्योंकि वो खुद गई उसके साथ। आज तक कोई इस आश्रम से कहीं नहीं गया। तेरी ही वो दोस्त कैसे गायब हो गई? वो खुद गई होगी उसके साथ अपनी मर्जी से। ये लड़की कोई और नहीं, सुहानी की दोस्त गीता थी, जो उसकी बात सुन अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो अपनी रुआंसी आवाज में बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? सुहानी ऐसी लड़की नहीं है। अरे उसे तो दुनियादारी की भी ज्यादा समझ नहीं है, और आप खुद को यहाँ का वार्डन बताती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऊपर है। तो आपको सुहानी को ढूंढना चाहिए था ना, लेकिन आप तो उसके ही कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। कावेरी जी गीता को कुछ कहती कि पीछे से एक प्यारी आवाज आती है, गीता। उस आवाज को सुन गीता और कावेरी जी दरवाजे की तरफ देखती हैं। उन्हीं के साथ वहां की सब लड़कियां दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर सुहानी खड़ी गीता को देखे जा रही थी। सुहानी को सामने देख गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं बाकी सब हैरानी से सुहानी को देख रहे थे, क्योंकि सुहानी पहले से अलग और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। सब लड़कियां उसे जलन की भावना से देखने लगती है। कावेरी जी ने अभी भी गीता के बाल पकड़े हुए थे, जिसे देख सुहानी जल्दी से गीता के पास आ कावेरी जी से उसे छुड़ाते हुए गीता को उठाते हुए बोली, आप गीता को क्यों मार रही है चुड़ैल मैडम? और उन्हें धक्का दे गीता को गले लगा के रोने लगती है। कावेरी जी तो सुहानी के धक्का देने और उसके मुंह से खुद को चुड़ैल सुन गुस्सा आ जाता है। सुहानी जब आश्रम में रहती थी और कावेरी जी उस पर और गीता को परेशान करती थी, तो अक्सर सुहानी गीता के पास कावेरी जी को चुड़ैल, भूतनी, सूपनाका, पता नहीं कितने नामों से बुलाती थी, और गीता उसकी बात सुन मुस्करा जाती थी, क्योंकि अक्सर सुहानी ये सारी बातें उनके पीछे बोला करती थी। लेकिन आज सुहानी ने तो कावेरी जी के मुंह में बोल दी थी। कावेरी जी गुस्से में सुहानी को गीता से अलग कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? इतना बोल वो सुहानी पर हाथ उठा देती है, जिससे सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन कावेरी जी के हाथ उठाते ही कोई उनके हाथ को हवा में ही रोक देता है। कावेरी जी अपने हाथ में किसी की मजबूत हाथों की पकड़ देख गुस्से से सामने देखती है, तो उनका शरीर डर से कांपने लगता है, क्योंकि सामने मोक्ष अपनी लाल आंखों से उन्हें ही घूरे जा रहा था और उसी ने कावेरी जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। मोक्ष उनके हाथों में पकड़ मजबूत कर देता है, तो कावेरी जी को अपने हाथ में दर्द होने लगता है। मोक्ष कावेरी जी के हाथ को घूरने लगता है। उसे तो इसी बात से गुस्सा आ रहा था, अगर वो सुहानी को थप्पड़ मार देती तो उसकी रैबिट को कितना दर्द होता, यही सोच सोच के उसके हाथ कावेरी जी की हाथों में कसते जा रहे थे। कावेरी जी दर्द भरी आवाज में, छोड़ो मेरे हाथ को, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे आश्रम में घुसे आए? मोक्ष उनकी बात सुन डेविल समाई करने लगता है और अब एक झटके में उनका हाथ छोड़ देता है। सुहानी तो वार्डन की आवाज सुन अपनी आंखें खोल देखने लगती है, लेकिन जब वो मोक्ष को देखती है तो खुश हो जाती है और गीता के पास आ जाती है। मोक्ष पूरे आश्रम को देखते हुए, अच्छा तो क्या कहा आपने, ये आश्रम आपका है? कावेरी जी तो उसके ऐसे कहने से डरने लगती है, वो तो बस इस आश्रम की वार्डन थी, ये आश्रम का असली मालिक कौन था ये तो उसे भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ यहाँ की देखरेख करती थी और खुद को आश्रम का मालिक समझ सब पर हुकुम चलती थी। मोक्ष उनको घबराता देख डेविल हंसता है, फिर केविन की तरफ देख इशारा करता है। केविन हाँ में अपना सिर हिला उनके पास आ पेपर देखा, कहता है आप क्या कह रही थी? ये आश्रम आपका है, पर इनके हिसाब से, पेपर की तरफ इशारा कर, तो ये आश्रम मिसेस निहारिका राजखुराना का है, वो इस आश्रम की ऑनर है, तो आप किस बेस से खुद को यहाँ की ऑनर बता रही है? सुहानी तो केविन की बात सुन चौंक जाती है और मोक्ष को देखने लगती है, उसे तो पता ही नहीं था ये आश्रम खुराना का था। केविन कावेरी जी को देख कहता है, आपने जितने भी यहाँ आश्रम में इनलीगल काम किए हैं सारा चिट्ठा है हमारे पास, और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाएगी। केविन की बात सुन कावेरी जी के माथे से डर से पसीना आने लगता है। पुलिस की बात सुन वो तो डर से कांपने लगती है। वो डरते हुए, प्लीज पुलिस को मत बुलाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर पुलिस को नहीं, इतना कह वो रोने लगती है। केविन उनकी बातों को सुन उन्हें इग्नोर कर मोक्ष को देखता है। मोक्ष सुहानी की तरफ आ कहता है, रैबिट तुम्हें गीता से बात नहीं करनी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें उसे अपनी न्यू फैमिली के बारे में बताना है। मोक्ष की बात सुन गीता सुहानी को देखने लगती है। सुहानी खुश होते हुए बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो मोक्ष सुहानी के गालों पर हाथ रख, तो जाओ उसे कमरे में ले जा, अच्छे से सारी बात बताना। सुहानी उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला गीता का हाथ पकड़ उसे गीता के रूम की तरफ ले जाती है। मोक्ष के एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाते हैं। वो अब सब लड़कियां को अपनी सर्द नजरों से घूरता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गो टू योर रूम्स राइट नाउ।
उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन सब डरते हुए अपने कमरे में भाग जाती हैं। मोक्ष केविन की तरफ इशारा करता है तो केविन गार्ड की तरफ इशारा करता है तो दो गार्ड आगे आ कावेरी जी को पकड़ लेते हैं और मोक्ष की तरफ देखने लगते हैं। मोक्ष बिना उनकी तरफ देखे ही कहता है डार्क रूम। उसकी बात सुन गार्ड उन्हें बाहर की तरफ ये जाने लगते हैं। कावेरी जी को कुछ समझ नहीं आता वो उसे कहाँ ले जा रहे, पर उन्हें कुछ गलत होने की आशंका लगाती है। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए, तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अगर मेरे बेटों को पता चला तो क्या कर लेंगे वो। मिसेस कावेरी आहूजा उनकी बात बीच में कटते हुए मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। मोक्ष के मुंह से अपना पूरा नाम सुन कावेरी जी चौंक जाती है और वो मोक्ष को देखने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।